नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं ऋतु मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारे जो टीजीटी पीजीटी के हम जो कंप्यूटर साइंस का हमने जो सीक्वेंस स्टार्ट की हुई है, तो उसी में लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो डाटा स्ट्रक्चर किया था। तो उसी से रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यू बनते हैं, मतलब जो एग्जाम रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे डाटा स्ट्रक्चर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट से आपका क्या है, सबसे पहले कि डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो which provide a mean to manage large amount of data efficiently। which provide क्या हमें प्रोवाइड करता है, क्या mean to manage करना, लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटा है उसको मैनेज करने का काम कौन हमें प्रोवाइड करता है, किसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, काफी सारे डाटा उसको अरेंज कर देना। जैसे हमारा रूम में सारी चीजें बिखरी पड़ी है, उनको प्रॉपर्ली अरेंज करना, एक लाइन, एक सीक्वेंस, एक रो बनाना, मतलब प्रॉपर्ली अरेंज कर देना, नेमिंग कर देना उनके सब कुछ, वो हमारी अरेंजमेंट है जो हमारी कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को आप इफिशिएंटली क्या कर सके, मैनेज करके वो किसके अंदर किया जाता है, क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा कहलाता है भाई डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक से आप क्या कह सकते हो, डेफिनेशन है भाई ये कि क्या कि विच प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड करता है मीन टू मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली, दैट इज डाटा स्ट्रक्चर भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डाटा स्ट्रक्चर हो जाएगा वो मीन, वो साधन जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा डाटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मेनली क्या क्या चीजें आती हैं, क्या हम करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाइज विच, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की डाटा है उसको ऑर्गेनाइज करना। सेकंड एक्सेसिंग मेथड की डाटा जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया उनको एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे कि जो क्यू है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, हमारे एरे, इनके अंदर सबके अंदर डिफरेंट मेथड होता है। किसी भी डाटा को क्या करना है, इंसर्ट करना, डिलीट करना, किसी भी डाटा को रिट्रीव करना है, एक्सेस करने के सबके क्या मेथड होते हैं कि डिफरेंट मेथड होते हैं हमारे। तो यहाँ पर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा फर्स्ट थिंग, सेकंड एक्सेसिंग मेथड सेकंड थिंग, डिग्री ऑफ द एसोसिएटिविटी की डिग्री ऑफ एसोसिएटिविटी की कनेक्टिविटी किस तरीके से, ये तीनों की तीनों चीजें हमारे किस में आती हैं, डाटा स्ट्रक्चर में आती है भैया। तो आपसे पूछा गया कि क्या चीज आप स्पेसिफाई करते हैं डाटा स्ट्रक्चर, ये तीन ऑप्शन दिए और फोर्थ में कहा है ऑल ऑफ द अबव। क्या ये तीनों चीजें जो ऊपर हमने स्पेसिफाई की हैं ये डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं? यस, ये तीनों चीजें किसमें आती हैं, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, एक्सेसिंग मेथड, डिग्री ऑफ कनेक्टिव एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ द अबव आर द डन बाय द डाटा स्ट्रक्चर, आर स्पेसिफाइड बाय द डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर पे कौन-कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कि डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से कौन सा फंक्शन किया जाता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑलरेडी हम इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं, इसे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना, एक्सेसिंग टेक्निक कि कैसे डाटा को एक्सेस करना है, या मैनिपुलेशन सिलेक्शन फॉर द इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेट कैसे करना है डाटा को, मतलब मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डाटा के साथ आपको इंसर्शन है, डिलीशन है, वो हमारा मैनिपुलेशन का पार्ट जाता है। तो ये तीनों चीजें भी क्या है, ये फंक्शन क्या है। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे सकता है, आपको समझना है कि बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करना, उसको एक्सेस करना, उसकी जो भी रिट्रीव करने का मेथड है, मैनेज करना, ये सब चीजें आपकी किसका पार्ट होती है, डाटा स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। जो क्या है उसमें फंक्शन क्या है, कौन से टास्क को परफॉर्म करता है कहता है, या उसकी डेफिनेशन के अंदर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। ये सब चीजें उसके डाटा स्ट्रक्चर में मैनेज की जाती हैं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है data structure which is capable of expressing more complex relationship than that of the physical adjacency is called। उसको क्या कहेंगे कि डाटा, वो डाटा स्ट्रक्चर which is capable, जो कैपेबल है एक्सप्रेस करने में मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, कि जहाँ पे रिलेशनशिप है जो डाटा के बीच में वो सिंपल ना होकर क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है। कि डाटा स्ट्रक्चर विच इज कैपेबल, जो कैपेबल है एक्सप्रेस करने में मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देन दैट ऑफ द फिजिकल एडजेंसी इज कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट, या प्रॉपर डेफिनेशन की डाटा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका। तो ये हमारा क्या है अभी डाटा स्ट्रक्चर, तो बोला था कि डाटा स्ट्रक्चर कैपेबल होता है क्या, कॉम्प्लेक्स जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको भी मैनेज करने में। तो हमारा क्या रहेगा, जैसे नॉन लीनियर के अंदर, लीनियर का मतलब जो एक सेम सीक्वेंस, एक सेम चीज को फॉलो करते हैं, सेम नेम फॉलो, होमोजेनियस डाटा एलिमेंट जैसे हम कह सकते हैं। तो उस तरह के पैटर्न में आ गया कि एक प्रॉपर वे होता है, एक्सेसिंग होता है, मैनेज करने का तरीका होता है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका डाटा स्ट्रक्चर। तो कहा है डाटा स्ट्रक्चर व्हिच इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप देन दैट ऑफ फिजिकल एडजेंसी इज नोन एज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है,
जो आपका ट्री है, जो आपका ग्राफ है, वो आपका नॉन लीनियर में आ जाता है। जो आपका लिंक लिस्ट है, एरे है, स्टैक है, क्यू है, ये आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आ जाता है। ऑलरेडी जब मैंने आपको करवाया था डाटा स्ट्रक्चर, तब मैंने आपको बता दिया था कि डाटा स्ट्रक्चर की दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, लीनियर और नॉन लीनियर में। ठीक है, तो आपका जो ट्री और ग्राफ है दोनों आपका नॉन लीनियर में आ जाता है, और जो आपका लिंक लिस्ट है, एरे, स्टैक है, क्यू, ये आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है a set of the instructions designed to perform a specific task is known as a set of instructions. A set of instructions designed to perform a specific task, उसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमेशा याद रखना, ये किसकी डेफिनेशन होती है? एल्गोरिथम की होती है। किसकी होती है? एल्गोरिथम की होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसके लिए होते हैं? टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के जो इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, a set of instructions जो डिजाइन की गई टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक अ पर्टिकुलर टास्क नोन एज एल्गोरिथम। नेक्स्ट है भाई, द टू मेन मेजर फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम आर, कि क्या टू मेन मेजर है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, कि कोई एल्गोरिथम एफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, उस केस में हम क्या चीज चेक करते हैं? द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम किसकी हेल्प से चेक की जाती है? हाउ मच टाइम इट विल टेक एंड हाउ मच स्पेस इट विल टेक। तो स्पेस और टाइम ये दो फैक्टर्स होते हैं जो हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ चेकिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी की, हाउ एफिशिएंट इट इज। ठीक है, वो चेक करने के लिए क्या? जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस, हाउ मच स्पेस इट विल ऑक्यूपाई इन मेमोरी एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो टाइम एंड स्पेस क्या हो जाएंगे? आपके दो मेजर फैक्टर हो जाएंगे जो कंसीडर किए जाते हैं टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, तो याद रखना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस, हाउ मच स्पेस इट विल ऑक्यूपाई इन द मेमोरी। ठीक है, ये दो फैक्टर्स होते हैं टाइम एंड स्पेस में हमारे। नेक्स्ट है द टाइम फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड बाय, कि कह रहे हैं कि टाइम फैक्टर किस तरीके से मेजर करते हैं? स्पेस तो ये हो गया कि हाउ मच स्पेस इट विल टेक, टाइम फैक्टर कैसे कंसीडर करेंगे? क्या चीज हमारे माइंड में हो जाएगी जब हम टाइम चेक कर रहे हैं? तो कैसे? तो कह रहे हैं कि the time factor कि when determining the efficiency of an algorithm is measured, हम क्या चेक करेंगे? counting the number of key operations, कि आपको नंबर ऑफ की ऑपरेशंस कितने करने पड़े, या नंबर ऑफ कंपैरिजन। जैसे हमने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या किया था? लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च किया था, तो वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ा था, हर एक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ा था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर की जाती है? नंबर ऑफ कंपैरिजन के ऊपर बेसिस, कि आपको कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, इंसर्शन शॉर्ट करने के लिए, बबल शॉर्ट करने के लिए, या लीनियर सर्च करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़े, उससे हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर रहे थे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दैट स्पेस कि the time factor when determining the efficiency of an algorithm is measured by counting the number of key operations, कि आपको की ऑपरेशंस जो भी आपका कंपैरिजन है, जो भी है वो की ऑपरेशंस आपको कितने करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ की ऑपरेशंस, द काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस। क्या काउंट करोगे आप? गिनोगे, काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस, कि आपको कितने की ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े। इट विल चेक, क्या करेगा? क्या फाइंड आउट करेगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम एफिशिएंसी में। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी चेक करनी है इन टर्म ऑफ टाइम, देन यू विल काउंट द नंबर ऑफ द की ऑपरेशंस परफॉर्म, कितने ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़े उस टास्क को करने में, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। उसके बाद स्पेस फैक्टर क्या कंसीडर करता है? द स्पेस फैक्टर व्हेन डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी नीडेड, कि आपको ज्यादा से ज्यादा कितना स्पेस चाहिए। हम कहना मेरे को ये चाहिए, ये काम करना, तो कितना चाहिए? मैक्सिमम बताओ कि मैक्सिमम कितना स्पेस चाहिएगा किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वो क्या होता है? इन केस ऑफ द स्पेस, स्पेस किससे रिलेटेड हो जाएगा? मेमोरी से, और टाइम किससे रिलेटेड हो जाएगा? नंबर ऑफ टास्क, कितनी बार करना पड़ेगा अब किसी काम को, किसी ऑपरेशन को कितनी बार परफॉर्म करना पड़ेगा, उसकी काउंटिंग के बेस पे टाइम मेजर होगा, और वो मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसके बेस पे आपकी क्या हो जाएगी? स्पेस फैक्टर स्पेसिफाई होगा। The space factor when determining the efficiency of an algorithm is measured counting the maximum memory needed by the algorithm। इसमें इस स्पेस इफिशिएंसी में, स्पेस फैक्टर में क्या होगा?
क्या कंसिडर करोगे स्पेस सेक्टर में? मैक्सिमम मेमोरी नीडेड, ज्यादा से ज्यादा स्पेस कितना चाहिएगा? मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम, कि उस एल्गोरिथम को कितनी मेमोरी चाहिएगी। मैक्सिमम मेमोरी नीडेड बाय द एल्गोरिथम इज स्पेस फैक्टर के केस में अकाउंटिंग द नंबर ऑफ द ऑपरेशंस परफॉर्म, की ऑपरेशन परफॉर्म इन केस ऑफ द टाइम फैक्टर में। टाइम फैक्टर में आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन काउंट करने हैं और स्पेस फैक्टर में आपको मैक्सिमम मेमोरी देखनी है कि उस एल्गोरिथम के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है हमारा, ठीक है, वो हमारा स्पेस फैक्टर से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड टुगेदर इन द मेमोरी इज फॉर्म। क्या कि आप अगर एक ही टाइप का मतलब अगर इंटीजर है तो सारे जो भी डेटा आप इंसर्ट करोगे इंटीजर है। जैसे आपने रोल नंबर का एक बना दिया और उसके अंदर सब बच्चे का आप रोल नंबर इंसर्ट कर रहे हो तो जो डेटा टाइप हो गया क्या हो गया? इंट हो गया। या आप किसी के मार्क्स डाल रहे हो, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, किसी कंप्लीट नंबर भी हो सकते हैं, तो आप मार्क्स डाल रहे हो तो हमने आपने फ्लोट टाइप डिक्लेयर कर दिया। या आप बच्चों के क्या कर रहे हो? नाम इंसर्ट कर रहे हो, क्लास 8 के बच्चों के ये नाम है तो आपने क्या करते हैं नेम के नाम से एक बना दिया तो वहां पर सबके नाम क्या है? कैरेक्टर टाइप के हो जाएंगे। नाम के लिए क्या कौन से आप यूज करोगे? डेटा टाइप को, कैरेक्टर को। रोल नंबर के लिए किसका यूज करोगे? इंट का। और मार्क्स वगैरह है जो पॉइंट्स में चीजें आ सकती है उसके लिए फ्लोट टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अ ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड टुगेदर इन द मेमोरी फॉर्म इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं भाई? एरे कहते हैं, याद रखना। ग्रुप ऑफ सेम डेटा टाइप, ग्रुप ऑफ सेम एक तरह की डेटा टाइप इज नोन एज एरे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? एन एरे एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग, अगर किसी एरे एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, ठीक है, तो उस एरे एलिमेंट को सारे सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, किसी एरे एलिमेंट को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो? रैंडमली आपको बीच में से कोई चाहिए, किसी 10th रोल नंबर वाले बच्चे को कुछ डेटा चाहिए, तो अगर किसी का आप एरे एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो किस तरीके से कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। किसकी हेल्प से? किसी भी एरे के इंडेक्स से हेल्प से, ठीक है। अगर किसी एरे के अंदर क्या है? A10 लिखा हुआ है तो इस एरे के का नाम तो A हो गया और 10 उसके अंदर एलिमेंट्स है तो इसका जो इंडेक्स स्टार्ट होगा ना वो आपका A1 से स्टार्ट होगा। A0 फिर A1, इस तरीके से आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 होंगे और लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या हो जाएगा? A9 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 10 थे, ठीक है। और आप उनके क्या कर दोगे? नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। A0, A1, A2, A3, A4, A9। टोटल एलिमेंट्स कितने डिक्लेयर कर रखे थे आपने उस एरे के अंदर? 10 एलिमेंट में। तो 0 से लेकर 9 तक कितने एलिमेंट हो गए? आप पे 10 एलिमेंट हो गए। जब आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जैसे A5 को आपको क्या करना है? एक्सेस करना है, किसी वैल्यू की उसकी वैल्यू चाहिए उसके कोर्सपोंडिंग, तो आप क्या कर सकते हो? उसकी इंडेक्स वैल्यू को स्पेसिफाई कर देंगे भाई जो 5th पोजीशन पे आपका जो एलिमेंट है वो मुझे चाहिए, उसके अंदर जो भी वैल्यूज लिखी हुई है कि उस बच्चे का सारा डेटा है कि इस रोल नंबर का ये नेम है, इस क्लास में इतने मार्क्स इसको आए हैं, सब कुछ। तो आप क्या कर सकते हो? इंडेक्स की हेल्प से किसी भी एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? एन एरे एलिमेंट इज एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का यूज करके आप किसी भी एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडेक्स नंबर की हेल्प से किसी भी एरे एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स शुड बी स्टार्ट फ्रॉम, ऑलरेडी मैंने बता दिया शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0। कोई भी C या C+ लैंग्वेज के अंदर एरे एलिमेंट हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? उसकी जो इंडेक्स आप करते हो कि फर्स्ट जो एलिमेंट पुट किया जाएगा वो कहां पे पुट किया जाएगा? A0 में पुट किया जाएगा, पहले एलिमेंट की वैल्यू। जैसे A0 पहले बच्चे का रोल नंबर 1 हो गया, फिर A1, फिर दूसरे बच्चे का रोल नंबर 2 हो गया। आप कुछ भी नंबर डाल सकते हो, जरूरी थोड़ा सीक्वेंस है। पहले के अंदर आपने जो डाला वो 2 है, फिर आपने 4 डाल दिया, कुछ भी जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो, तो जो इंडेक्स स्टार्ट होगा ना वो 0 से स्टार्ट होगा। A0 के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, A1 के अंदर सेकंड एलिमेंट, A2 के अंदर थर्ड एलिमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 0 भाई। नेक्स्ट है एरे इंट मार्क्स 10, 5 डिटरमाइन एन एरे ऑफ। अगर किसी एरे को कैसे लिखा गया है भाई आपका? हमने देखो सारा चैप्टर पढ़ लिया है, एक बार आपके पास भी जो बुक है
है जिसको भी आप रेफर करें वहां से भी पूरे चैप्टर में से गो थ्रू हो जाना। मेन एट द एंड वही है कि आपके जो भी पेपर है उनके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू आएंगे। तो आपको ये समझना है कि जो पार्ट आप पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कि आपको सिर्फ गो थ्रू नहीं होना, आपको अच्छे से वहां से क्वेश्चंस को ड्राइव करते हुए चलना है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना सकते हो उनको क्या करते जाओ, उनके नोट्स बनाते हुए चलो कि आपने ये चैप्टर पढ़ा है, यहाँ से ये क्वेश्चंस मेरे बन के आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक एरे लिखा हुआ है भाई, एंड उसकी डेटा टाइप, मार्क्स, ये उस एरे का नेम, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है भाई 10 और आपका 5। अब यहाँ पे देखो मैंने दो चीजें लिखी है, वैसे तो हम इससे पहले हमने जो किया था A0 लिखा था, यहाँ पे एरे का नाम A था और यहाँ पे 0 उसका इंडेक्स हो गया। यहाँ पे ये क्या है, 2 डायमेंशनल एरे भी, एक होता है आपका 1 डायमेंशनल एरे, एक होता है 2 डायमेंशनल एरे। यहाँ पर जो एरे है वो कौन सा, 2 डायमेंशन दी हुई है इसकी, क्या है, कौन सा है ये, 2 डायमेंशनल एरे है भाई। 2 डायमेंशनल एरे हो गया आपका, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे भी आपका। इस 2 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ये जो एरे होगा, इस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके टाइप आएंगे, इंटीजर के। ये चीज आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है भाई, आपने क्या बता दिया, इस एरे की जो डाटा टाइप होगी वो कौन सी टाइप होगी, इंटीजर टाइप होगी भाई। ये चीज क्या बता रही है कि ये क्या है, एरे का नेम है भाई आपका। एरे आपने किस नेम से डिक्लेयर कर दिया, ताकि आपको, आपने ऐसा नाम डाला ताकि आपको क्लियर है कि यहाँ पे क्या चीज इंसर्ट की जा रही है, यहाँ पे बच्चों के मार्क्स इंसर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एरे का नेम आपने क्या कर दिया, मार्क्स। और यहाँ पे क्या है 10 और 5, 10 और 5 क्या दिखा रहा है आपको, ये बताना है कि फर्स्ट किसके लिए, सेकंड किसके लिए। तो यार ना फर्स्ट वाला तो स्पेसिफाई करता है रो को, और 5 का मतलब है कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर इंट का मतलब था इंटीजर डेटा टाइप, मार्क का मतलब था एरे का नेम, और ये है आपकी क्या है 10 रोज और 5 कॉलम। आपसे पूछा गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 रोज एंड 5 कॉलम्स। जो फर्स्ट वाला जो इंडेक्स होता है वो स्पेसिफाई करता है रोज को, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 10, और सेकंड वाला स्पेसिफाई करता है कॉलम्स को, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे आपके भाई 5। तो रोज हो जाएंगे 10 और कॉलम्स हो जाएंगे 5 भाई। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इंट मार्क्स 10 5 क्या स्पेसिफाई करता है, 10 रोज 5 कॉलम्स में। सीधा क्वेश्चन यही था, एरे इंट मार्क्स 10 5 डिफाइंस एन एरे ऑफ 10 रोज 5 कॉलम्स। ठीक है, बस आपको ये कंफ्यूजन ना, पहले वाला रो को बताएगा, सेकंड वाला आपका कॉलम्स को बताएगा। नेक्स्ट है an array can be passed in a function in the C function through। आप कह रहे हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जैसे आपके C++ लैंग्वेज के अंदर है, किसी फंक्शन के अंदर अगर आपको एरे की वैल्यू क्या करनी है, पास करनी है, तो वो कैसे पास की जा सकती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ऑलरेडी जिसने भी C++ लैंग्वेज पढ़ी है उसने ये चीज पढ़ी होगी। एरे के अंदर हमारा ये चीज आती है कि किसी भी एरे के अंदर वैल्यूज को पास कैसे किया जाता है, तो कॉल बाय वैल्यू, किसी का आप वैल्यू इंसर्ट करते हो, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस में। ये दोनों मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एरे को वैल्यू पास कर सकते हो। वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको उस एरे में इंसर्ट करनी है, तो वैल्यूज पास करने के लिए जो मेथड यूज किए जाते हैं वो ये 2 मेथड होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कि पर्टिकुलर आप वैल्यू बता दो कि क्या वैल्यू किस एरे पुट होनी है, या आप रेफरेंस से बता सकते हो। ठीक है, ये 2 मेथड होते हैं आपके क्या, किसी भी एरे में वैल्यू पुट करने के। While passing an array as an actual argument, जब आप पासिंग कर रहे हो एरे को एज एन एक्चुअल आर्गुमेंट, द फंक्शन कॉल मस्ट है, क्या होना चाहिए, द एरो नेम अलोन। तो आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, एरे का नेम होना चाहिए। आपसे पूछा गया while passing an array, जब आप एक एरे को पास कर रहे हो एज एन एक्चुअल आर्गुमेंट के रूप में, देन द फंक्शन कॉल मस्ट है, जो फंक्शन कॉल है उसके अंदर क्या चीज आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, the array name with the empty bracket, the array name with its size, the array name alone और all of the above। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा the array name alone। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताना है, उस फंक्शन के अंदर उस एरे का नेम बताना, और कुछ भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो the array name alone हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है how many values can be held by an array A -1 से स्टार्ट करके m, फिर 1 से स्टार्ट करके m। तो इसमें मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो जाएगी, हाउ मेनी वैल्यू कैन बी होल्ड
की जाएंगी किसी एरे के द्वारा। आपको एक चीज दे दी गई बना के a -1 m1 हाउ मच वैल्यू इट विल होल्ड, ये कितनी वैल्यूज को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे भी आप याद रख लेना, यहाँ पे क्या m इंटू m प्लस 2 क्या हो जाएगा m इंटू m प्लस 2। हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी होल्ड बाय एन एरे, इस एरे के द्वारा कितनी वैल्यू होल्ड की जाएंगी m इंटू m प्लस 2। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी वो स्पेसिफाई करेंगे 5 10 and 20 कितनी भी। उसके बाद है द सी डिक्लेरेशन int a 3 5 of containing rows, each of these rows is itself an array containing integers। कह रहे हैं सी डिक्लेरेशन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है int एरे का नेम दे दिया a, स्पेसिफाई कर दिया दिस और स्पेसिफाई कर दिया दिस। int a c5 का मतलब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, वहां से सीधा पूछा जाए नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है। यहाँ पे पता है नंबर ऑफ रोज होगी 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 5। रोज कैसे होती है, ये इनको बोलते हैं रोज, इस तरीके से। अब कॉलम कैसे होते हैं, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो आपके क्या है कॉलम, 5 कॉलम है, ये क्या है आपकी रोज है। नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 3 हो जाएंगी, ठीक है। रोज 3 और कॉलम कितने हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, रोज 3 है, कॉलम कितने 5 है। मतलब ये फर्स्ट रो है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ये सेकंड रो के अंदर कितने एलिमेंट आए 1 2 3 4 5। फिर थर्ड रो में कितने एलिमेंट आए 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी 3, और ईच रो क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से लिख दिया है कि ईच रो विल कंटेन, हर एक रो क्या करेगी विल कंटेन करेगी 5 एलिमेंट्स। हर एक रो कितने एलिमेंट्स को कंटेन करेगी इटसेल्फ 5 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ रोज 3 होंगी और ईच रो, हर एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 5 5, इसमें 5 इसमें 5 और इसमें भी 5, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका ऐसे, द सी डिक्लेरेशन int a 3 5 of containing rows 3 and each of these rows is itself an array containing integers। कितने integers, each row will contain 5 integers या 5 elements, और हर एक रो आपको क्या करेगी 5 इंटीजर्स को कंटेन करेगी। ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5, कितने हो गए 15 हो गए। उसके बाद क्या है भाई आपका, इफ द स्टोरेज क्लास इज मिसिंग एन एरे, यदि किसी एरे में इफ द स्टोरेज क्लास इज मिसिंग इन एन एरे डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन टू बी, कैसे ली जाएगी आपकी, यदि कह रहे हैं यदि स्टोरेज क्लास आपकी मिसिंग है किसी एरे की डेफिनेशन में, देन बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन कैसे, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल और स्टैटिक। किस तरीके से आपको उसको कंसीडर किया जाएगा, अभी ऑटोमेटिकली अपने आप में लेंगे या फिर एक्सटर्नल डिक्लेयर किया जाएगा या फिर वो आपका स्टैटिक्स है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, आइदर ऑटोमेटिक हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, डिपेंड करते हैं ऑन द प्लेस ऑफ अकरेंस, कि वो किस जगह पे आ रही है, उसके प्लेस ऑफ अकरेंस के ऊपर बेस्ड वो क्या रहेगी, वो आपकी क्या हो सकती है ऑटोमेटिक भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगी कि वो उसको डिक्लेयर किस जगह पे किया गया, उसकी अकरेंस कहाँ पे किस जगह पे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी उसकी आपकी एक्सटर्नल या फिर ऑटोमेटिक कहलाएगी। कि स्टोरेज क्लास मिसिंग है एरे की तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन एक्सटर्नल और ऑटोमेटिक डिपेंड ऑन द इट्स अकरेंस, कि ये आ कहां पे रहा है। नेक्स्ट है भाई, what will happen if the size of an array is less than the number of the data element। ये कह रहे हैं यदि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 20 है और आपने जो एरे डिक्लेयर किया है वो 8 10 कर दिया, इसका मतलब आप कितने एलिमेंट डिक्लेयर कर सकते हो 10 ही एलिमेंट, लेकिन जो आप डेटा वैल्यू डाल रहे हो वो आप 20 बच्चों की डाल रहे हो, लेकिन एरे का साइज तो 10 ही है, तो 10 के बाद आप डाल ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने एरे क्या किया 10 ही साइज का लिया था। अब एक्स्ट्रा बच्चे आ जाएंगे तो क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट आपको एरर मैसेज डालेगा कि एरे का साइज क्या इनफ नहीं है आपका, ठीक है। तो इन केस यदि आपका एरे का साइज इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू आर इंसर्टिंग, कि जितने एलिमेंट्स आप इंसर्ट कर रहे हो उसी कंपैरिजन में यदि आपका एरे का साइज कम है, देन द कंपाइलर विल रिपोर्ट द एरर। तो कंपाइलर आपका कंप्यूटर में जैसे प्रोग्राम को रन करोगे तो कंपाइलर विल रिपोर्ट करेगा, क्या करेगा, एन एरर मैसेज, एरर आ जाएगा जैसे आप क्या करोगे कंपाइल करोगे कि एरे साइज नॉट सफिशिएंट, ठीक है।
तो द कंपाइलर विल रिपोर्ट एन एरे इफ द साइज ऑफ एन एरे इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू आर इंसर्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग द एरे नेम विद देयर क्या, यदि किसी एरे एलिमेंट को आप इंडिविजुअली सीक्वेंस में नहीं 1 2 3 4 5 इंडिविजुअली बीच में से आपको किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया था, उसके इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर की हेल्प से कर सकते हो। दूसरा सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या कहलाता है, उसकी एरे की सबस्क्रिप्ट कहला सकती है। तो अगर आप बता दोगे ना कि यहाँ पे कौन सा एरे कौन सा एलिमेंट कि फर्स्ट रो और यहाँ पे लिख दिया 4, इसका मतलब है पहली वाले रो के अंदर से कौन सा एलिमेंट चाहिए, मेरे को फोर्थ एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल एरे एलिमेंट को यदि आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर या फिर सबस्क्रिप्ट इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग द एरे नेम विद देयर इंडेक्स और देयर सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी, इसकी हेल्प से भी और इसकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंडिविजुअल एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो रैंडमली। सीक्वेंस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले पहला देखा दूसरा तीसरा सीक्वेंस में कौन आ रहा है उस नंबर पे, ठीक है। आप उसका इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करके किसी भी एलिमेंट को रैंडमली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है भैया आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा a list of the data element usually words or bit with the accessing restrictions that element can be added or removed at one end of the list only, कि element can be added or removed, added or removed, या तो ऐड किया जाए या रिमूव किया जाए एट द वन एंड ओनली, सिर्फ एक तरफ से, वन एंड ओनली। एडिशन वाला काम करना है वो भी एक ही तरफ से होगा, डिलीट करना है तो भी उस तरीके से होता है। जैसे हमारी स्टैक होती है, स्टैक का मतलब जैसे आपने प्लेट्स रख दिए, अब किसी को और प्लेट रखनी है तो वो ऊपर ही रखेगा, अब किसी को प्लेट उठानी है, खाना खाने जैसे शादी में जाते सारी प्लेट की एक स्टैक बनी हुई है, तो किसी को प्लेट नई प्लेट इंसर्ट करनी है वो भी ऊपर ही रखेगा, और किसी को कोई प्लेट उठानी है तो वो भी सबसे ऊपर से ही जाएगी, ठीक है। तो स्टैक के अंदर क्या होता है, आपका एडिशन और रिमूव, कोई आपको एलिमेंट न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है, मतलब पुश करना है, या कोई एलिमेंट आपको निकालना है, पॉप करना है। दो ऑपरेशन लगाते हैं हम स्टैक के अंदर, पुश और पॉप। तो कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है तो पुश ऑपरेशन लगाते हैं, और किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो पॉप ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। ये इंसर्शन के लिए यूज करते हैं, अरे ये रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टैक के ही एक ऐसी क्या डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है, आपका इंसर्शन और डिलीशन दोनों वन एंड से होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, ए लिस्ट ऑफ द डाटा एलिमेंट यूजुअली वर्ड और बाइट विद द एक्सेसिंग रिस्ट्रिक्शंस, कि आपको क्या एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट वन एंड ऑफ द लिस्ट ओनली, कि लिस्ट के सिर्फ एक ही एंड से एडिशन और रिमूवल होगा, तो कौन सा होगा, स्टैक कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, हीप है, मेमोरी है, तो हम क्या कहेंगे, स्टैक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैक क्या है भाई, स्टैक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, यस। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑब्जेक्ट है, कि उसके ऑब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, वैल्यू इंसर्ट और रिमूव होती रहती है, तो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स है। और एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, ऑर्डर्ड कलेक्शंस है कि एक ऑर्डर में लगा के रखते हो आप, ठीक है। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट भी है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डाटा भी है, और एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर भी है। ये तीनों क्या हो जाएंगे भाई आपके, देखो हमने पढ़ा था सबसे पहले कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर क्या है, और आपकी पहले वाली, तो इसमें क्या है, स्टैक आपका एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी आएगा, और आपका और ऑर्डर ऑफ कलेक्शंस के लिए भी यूज करते हैं। तीनों जो आपके क्वालिटीज बताई गई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, वो हमारी स्टैक की बताई गई। तो हम कहेंगे ऑल ऑफ द 3 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैक, कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट भी है, और द आपका लास्ट वन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑब्जेक्ट भी है। तो ठीक है, तीनों स्टैक की क्वालिटी हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं, स्टैक इज यूजफुल फॉर मैनिपुलेटिंग, स्टैक को यूज करते हैं क्या करने के लिए, डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए, या फिर रिकर्शन के लिए, या फिर रेडिक्स सॉर्ट के लिए। सॉर्टिंग रेडिक्स सॉर्ट में यूज करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च में यूज करते हैं, या रिकर्शन में यूज करते हैं। हमेशा याद रखना भी, अगर आपको स्टैक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च अगर आप करनी है, डेप्थ फर्स्ट सर्च,
हम कर रहे थे स्टैक क्या है, स्टैक किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, स्टैक को हम यूज करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम यूज करेंगे। आपसे पूछा जाए कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो स्टैक आ जाएगा, या पूछा जाए स्टैक किसमें यूज होता है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में यूज होता है आपका, और रिकर्सन में होता है भाई। इन दोनों के अंदर क्या यूज होता है भाई आपका, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैक इज एम्प्टी एंड देन आफ्टर पॉप द स्टैक वुड बी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है फिर आप इस पे ऑपरेशन लगा देते हो पॉप का तो क्या शो होगा, ऑलरेडी वो क्या है, देखो पॉप फंक्शन आप यूज करते हैं रिमूव करने के लिए, और पुश फंक्शन आप यूज करते हो इंसर्ट करने के लिए। तो अगर आपका स्टैक ऑलरेडी क्या है, एम्प्टी है, फिर उसके ऊपर अगर आप क्या लगाओगे, पॉप ऑपरेशन लगाओगे तो क्या शो करेगा, वो यहां पे शो करेगा अंडर फ्लो। ऑलरेडी खाली है और कितना खाली करोगे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, जो उसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। अगर आपकी स्टैक वो लिस्ट ऑलरेडी आपकी एम्प्टी है, फिर भी उसमें से अगर आप कुछ पॉप करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो तो क्या शो होगा आपको, अंडर फ्लो, ठीक है। तो यह आपकी लिस्ट ऑलरेडी फुल है, क्या है, लिस्ट क्या है आपकी, कंप्लीट है, फुल है, फुल हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, कंप्लीट लिखा है, फुल है। तब अगर आप उसके अंदर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, पुश करने की कोशिश करोगे, भी इसके अंदर और भी डाल दो, और भी डाल दो, अब स्पेस ही नहीं है, ऑलरेडी वो भर चुकी है जितने उसके अंदर एलिमेंट्स आने थे। अगर आपकी लिस्ट ऑलरेडी फुल है, फिर उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तब आपका क्या शो करेगा, ओवरफ्लो। तो ये टर्म ध्यान रखना, अंडरफ्लो तब दिखाएगा जब लिस्ट खाली है और उसमें से आप अभी भी कोई एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हो तो कंडीशन आ जाएगी अंडरफ्लो की। अगर आपकी लिस्ट ऑलरेडी फुल है, उसमें अभी भी कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, तब आपके ऑपरेशन क्या दिखाएगा, ओवरफ्लो दिखाएगा कि ऑलरेडी क्या हो चुकी है, लिस्ट आपकी ओवरफ्लो है, उसके अंदर कोई भी और एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना, अंडरफ्लो ओवरफ्लो क्या है, एनपीटी में कोई भी नया और एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश करना आपका अंडरफ्लो, और फुल में और इंसर्ट करने की कोशिश करना तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स इज पॉसिबल इन विच डेटा स्ट्रक्चर, कि प्रीफिक्स टू पॉसिबल, कि पहले प्रीफिक्स टू पॉसिबल कौन सी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पॉसिबल है भाई, आपका लिंक्ड लिस्ट के अंदर, क्यू के अंदर, ट्री के अंदर, या फिर आपका स्टैक के अंदर हो जाएगा भाई। तो ये प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स किस में पॉसिबल है आपका, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स। ऑलरेडी मैंने आपको तीनों करवाया था, प्रीफिक्स में क्या करते हैं, पोस्टफिक्स में क्या कर सकते हैं, और इनफिक्स में क्या कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स इज पॉसिबल, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर में पॉसिबल है भाई हमारा, वो भी हमारा स्टैक में पॉसिबल है, याद रखना, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कौन सी डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपका, which data structure is needed to convert infix notation to postfix, infix को postfix में चेंज करने के लिए कौन सी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ये भी याद रखना, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यहाँ पे हम स्टैक का टॉपिक करें तो सारे क्वेश्चन आपको स्टैक से रिलेटेड आ रहे हैं। तो इनफिक्स कोई फंक्शन है, नोटेशंस है, इनफिक्स में आपको पता है ना कि इनफ्लिक्स में आपका बीच में क्या, आपको कोई भी एलिमेंट है, फिर आपका बीच में मतलब यहाँ पे लेफ्ट देन रूट और देन राइट, ये हमारा क्या होता है, इनफिक्स कहलाता है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, लेफ्ट देन राइट और रूट लास्ट में, ठीक है। अब प्रीफिक्स के अंदर पहले, प्रीफिक्स की अगर हम बात करें, प्रीफिक्स पहले आपकी क्या आएगी, रूट आएगी, फिर लेफ्ट और फिर आपका राइट आएगा, ठीक है। ये इनकी नोटेशन है कि आपके जो ऑपरेटर और ऑपरेंड होते हैं, जो आपका एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन आपका इनफिक्स है, पोस्टफिक्स है, प्रीफिक्स है, ऐसे पहले लेफ्ट वाला सब ट्री, फिर रूट, फिर राइट। पोस्टफिक्स में पहले लेफ्ट फिर राइट, लास्ट में रूट को लिखोगे, और प्रीफिक्स में पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट में, इस तरीके से ये नोटेशन होती है। तो करेक्ट इनफिक्स को पोस्टफिक्स में चेंज करने के लिए which data structure is needed to convert infix notation to postfix notation, that is stack में। तो आपको ये ध्यान रखना है, infix to postfix notation के लिए किसका यूज करेंगे, stack data structure का यूज करेंगे। उसके बाद है which of the following is essential for converting
एंड इनफिक्स एक्सप्रेशन टू द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एफिशिएंटली, वो ऑलरेडी हमने कर लिया ये, इन्होंने यहाँ पे किस तरीके से लिखा है कि किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर किसका, एंड ऑपरेटर स्टैक का, एंड ऑपरेटर स्टैक का। कई जगह पे क्या कर देंगे कंफ्यूजन के लिए स्टैक तो वर्ड भी यूज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ऑपरेटर लिखा वहां पे क्या लिख देंगे, ऑपरेंड लिख देंगे। एक ऑप्शन दे देंगे ऑपरेटर स्टैक, एक दे देंगे ऑपरेंड स्टैक, एक दे देंगे एन ऑपरेंड स्टैक एंड एन ऑपरेटर स्टैक। आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, एक में दिया है एन ऑपरेटर स्टैक, दूसरे में दिया है एन ऑपरेंड स्टैक, तीसरे में दोनों को मिला के दिया कि किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ये एन ऑपरेटर स्टैक चाहिएगा। बस ये वाला आपका आंसर होगा, ऑपरेटर स्टैक लिखना है आपको, ना ऑपरेंड लिखना है ना दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना है, वो होगा आपका आंसर एन ऑपरेटर स्टैक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ यूजर पुश एन एलिमेंट इन द स्टैक हैविंग ऑलरेडी 5 एलिमेंट हैविंग स्टैक साइज 5, यदि स्टैक का साइज 5 है और उसमें ऑलरेडी 5 एलिमेंट है और फिर कोई यूजर पुश ऑपरेशन लगाता है, पुश मतलब इंसर्ट ऑपरेशन लगाता है, तो व्हाट कैन टेक, आपका क्या होगा, तो स्टैक बिकम, स्टैक क्या बन जाएगा, भी ऑलरेडी 5, स्टैक का साइज 5 है, ऑलरेडी 5 एलिमेंट इंसर्ट कर चुके हो, फिर भी कुछ पुश करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी उसमें कुछ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या दिखाएगा आपको, वहां पे दिखाएगा भी ओवरफ्लो। क्या है, ओवरफ्लो दिखाई देगा। 5 का ही साइज था, 5 एलिमेंट आप डाल चुके हो, अभी भी कुछ और इंसर्ट करना चाहते हो तो शो होगा ओवरफ्लो में। नेक्स्ट आपसे कहा गया है अभी एक लीनियर लिस्ट ऑफ द एलिमेंट इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन कैन बी टेक प्लेस एट द अदर एंड। इंसर्शन एक एंड से और डिलीशन दूसरे एंड से, मतलब दोनों चीजें सेम एंड से नहीं हो रही। स्टैक में मैंने आपको क्या बताया था, इंसर्शन और डिलीशन दोनों आपका क्या होता है, टॉप पे से होता है, तो जो वन एंड से ही आपका इंसर्शन और वन एंड से आपका डिलीशन होता है उसको तो हम बोलते हैं स्टैक। यदि वन एंड से आपका इंसर्शन हो रहा है, दूसरे एंड से आपका क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्यू। भाई जैसे हम लाइन में खड़े हैं, ठीक है, आपका नंबर आ रहा है तो यहाँ से इसका टर्न आया, ये क्या हो गया आपका डिलीट हो गया, इसका टर्न आया, ये बाहर निकल गया लाइन से, यहाँ से तो हो गया डिलीशन। नीचे की तरफ से कोई भी आदमी आ रहा है तो आके लाइन में पीछे की तरफ लगेगा ना, कहाँ पे लगेगा, पीछे, तो इंसर्शन हो रहा है आपका इस एंड से और डिलीशन हो रहा है आपका फ्रंट से, ठीक है, डिलीशन हो रहा है फ्रंट एंड से और इंसर्शन हो रहा है आपका रेयर एंड से। याद रखना फ्रंट और रेयर क्या है, दो टर्म होते हैं रिलेटेड टू क्यू डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रंट आपका आगे वाला हिस्सा लाइन के आगे से डिलीट होते चलेंगे, लाइन के पीछे से इंसर्ट होते चलेंगे, तो जिस एंड से इंसर्ट होते हैं उसको रेयर एंड बोलते हैं, जहां से डिलीट होते हैं उसको फ्रंट एंड बोलते हैं हमारे, ठीक है। तो कह रहे हैं एक लीनियर लिस्ट ऑफ द एलिमेंट इन विच डिलीशन डन होता है एक एंड से और इंसर्शन डन होता है दूसरे एंड से, वो किस नाम से जानी जाती है, दैट इज क्यू। भाई क्यू हम जैसे हमारी नॉर्मल क्यू होती है कि हम किसी भी लाइन में लगते हैं, चाहे आप कोई टिकट लेने के लिए रेलवे वाली लाइन में लगो, बस स्टैंड पे लगो या सिनेमा हॉल में लगो, तो जहां पर भी आप लाइन में लगते हो तो वहां पर क्या है, जो भी नया एलिमेंट आएगा वो लिस्ट में पीछे ऐड होता चला जाएगा और जो भी जिसका भी टर्न आ जाएगा वो आगे की तरफ से डिलीट होता चला जाएगा, दैट इज अ क्यू। उसके बाद कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज FIFO, कौन सी डाटा स्ट्रक्चर आपकी FIFO होती है। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें भाई, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि मैं पहले आया मैं ही पहले जाऊंगा, ठीक है, तो जो फर्स्ट इन होगा वही सबसे पहले आपका निकलेगा, भी बाहर में वही जाएगा। अभी ये वाला जो पर्सन है मतलब जो सबसे आगे लाइन में लगा, इसका मतलब वो सबसे पहले आया था, तो उसका नंबर आने का सबसे पहले जाएगा भी कौन, वही वाला जाएगा ना, तो सबसे पहले लगा था, तो मतलब जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। लेकिन स्टैक के केस में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, क्योंकि जैसे हमारी लाइन से कुछ चीजें रखी हुई, तो जो चीज सबसे ऊपर रखी हुई है वो रखी तो सबसे लास्ट में थी, लेकिन उठाएंगे तो सबसे पहले लास्ट वाले को ही उठाएंगे, ठीक है। तो जो स्टैक होती है ना वो तो होती है आपकी लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो आपकी क्यू होती है, जो आपकी क्यू होती है वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट आएगा वो पहले जाएगा, लास्ट में जो इन होगा
वही फर्स्ट आउट होगा भाई, ठीक है। ये स्टैक की प्रॉपर्टी होती है और इसको स्टैक को बोलते हैं LIFO, क्यू को बोलते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद आपसे कह रहे हैं द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ द क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड द लिंक लिस्ट इज, क्या है, कौन सी मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन पूछ रही है, किसकी, क्यू की, प्रायोरिटी क्यू की और लिंक लिस्ट की भाई। तो नेटवर्किंग, रिफाइनरी या सिमुलेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, सिमुलेशन हो जाएगा। सिमुलेशन इज द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड द लिंक लिस्ट पे। नेक्स्ट है क्यू कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट, क्यू का यूज किस लिए करते हैं, क्या इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्यू का यूज करते हैं। ऊपर देखो हमारा एक क्वेश्चन हो रहा था कि स्टैक यूजफुल होता है किसमें, डेप्थ फर्स्ट सर्च में और रिकर्शन में। ऐसे ही क्यू आपका इंप्लीमेंट होता है कहां पे, रेडिक्स शॉर्ट के अंदर, किसका, क्यू का यूज हुए, ठीक है। कहना क्यू कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट, क्यू का यूज किया जा सकता है टू इम्प्लीमेंट करने के, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिकर्शन, क्विक सॉर्ट, डेप्थ फर्स्ट सर्च या रेडिक्स शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिक्स शॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्यू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर सर्वर्स रूटीन्स आर डिजाइन्ड यूजिंग, प्रिंटर सर्वर्स होते हैं, जैसे हम प्रिंटर लगा होता है, काफी सारे कंप्यूटर साथ एक सिंगल कंप्यूटर पे लगा, प्रिंटर लगा दिया गया, तो जो हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो जो भी प्रिंटर के पास कमांड्स आएंगी प्रिंट होने के लिए, तो वो भी क्या होती है, वो भी क्यू बनती है भाई, ठीक है। तो कह रहे हैं प्रिंटर सर्वर रूटीन्स आर डिजाइन, वो भी कैसे डिजाइन किया जाता है, यूजिंग क्यू। प्रिंटर सर्वर्स की जो आपका डिजाइन है वो भी किसको ध्यान रख के किए जाते हैं, क्यू को भाई, ठीक है, डिजाइन यूजिंग क्यू भाई। इट इज ऑलवेज एप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट अ क्यू यूजिंग, कह रहे हैं ये ऑलवेज एप्रोप्रिएट है कि आप क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं किसका यूज करके, सर्कुलर क्यू, डबल लिंक्ड लिस्ट, लीनियर लिंक्ड लिस्ट या एरे में। तो ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज एप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट अ क्यू यूजिंग एरे, किसको यूज करके, एरे को यूज करके, यूजिंग एरे हो जाएगा भाई हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट है when an element has the removed from a priority queue then the item with the priority is removed first, कह रहे हैं यदि आप प्रायोरिटी क्यू में से किसी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो then the item with the lowest, highest, एवरेज या मिनिमम प्रायोरिटी इज रिमूव्ड फर्स्ट। आपको किसी प्रायोरिटी क्यू में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना है तो किस एलिमेंट को सबसे पहले रिमूव किया जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी मिनिमम होगी उसको, जिसकी प्रायोरिटी एवरेज होगी उसको, या जिसकी प्रायोरिटी लोएस्ट सबसे कम होगी उसको, या प्रायोरिटी जिसकी हाईएस्ट होगी उसको। तो याद रखना सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। यदि किसी प्रायोरिटी क्यू में से आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे तो द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, दैट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, उसको सबसे पहले लिस्ट में से रिमूव किया जाएगा भी, ठीक है। ध्यान रहेगा कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी सबसे पहले उसी को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद है भी आपका identify the data structure which allow deletion at the both ends of the list but insertion at the one end। वो क्या होती है आपकी कि कह रहे identify the data structure, वो data structure बताइए which allow deletion at the both end, कि deletion तो क्या करें, deletion at the both end, कि डिलीट तो आप दोनों से किसी एंड से भी कर सकते हो, जैसे दो एंड हो गए तो ये एंड एक ये एंड, तो आप यहाँ की तरफ से भी रिमूव कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो इधर से भी रिमूव कर सकते हो। डिलीशन एट बोथ एंड बट इंसर्शन एट ओनली वन एंड। इंसर्शन अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, इंसर्शन एट ओनली वन एंड। इसका मतलब आपने किस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, आउटपुट पे तो कोई, डिलीट करने पे तो कोई भी आपकी क्या है, डिलीट करने पे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। लेकिन इंसर्ट करने पे आपने क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि जो इंसर्शन होगा वो सिर्फ एक ही एंड से होगा। इसका मतलब दूसरे एंड से आपको स्पेसिफाई कर दिया, या तो फ्रंट या फिर आपका रेयर एंड से, कि सिर्फ एक एंड से आप इंसर्ट कर सकते हो, दूसरे एंड से नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्टेड है, इंसर्शन रिस्ट्रिक्टेड है कि डिलीशन, तो डिलीशन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है
कहीं आप किसी तरफ से भी डिलीट कर सकते हो। तो जो आपका रिस्ट्रिक्शन है ना वो आपकी कहां पर है, इंसर्शन पे है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और क्या हो जाएगी, डी क्यू, डबल एंडेड क्यू, डी क्यू। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था डी क्यू क्या होती है, डी क्यू का फुल फॉर्म हो गया डबल एंडेड क्यू। इस डबल एंडेड क्यू में इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड दो आपकी सब टाइप्स हो जाती है। तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड वो जिसमें इनपुट के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ वन एंड। अगर आप आउटपुट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, क्योंकि इंसर्ट तो दोनों तरफ से कर सकते हो, लेकिन आउटपुट डिलीट सिर्फ एक ही एंड से कर सकते हो, उसको हम बोल देंगे आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ। तो जिस वर्ड के साथ भी आपका रिस्ट्रिक्टेड लगा हुआ है, इसका मतलब उसी पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, पाबंदी लगा रखी है। आउटपुट के साथ रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, इसका मतलब आउटपुट पे रिस्ट्रिक्शन है कि आउटपुट सिर्फ वन एंड से होगा। अगर इनपुट के साथ रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, इसका मतलब इनपुट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इनपुट आपका सिर्फ क्या होगा, वन एंड से होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिलीशन एट बोथ एंड, इंसर्शन एट वन एंड। तो आपका अगर ये लिखा है कि डिलीट दोनों एंड से कर सकते हो, मतलब डिलीशन पे तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंसर्शन ओनली वन एंड है, इसका मतलब इंसर्शन पर आपका क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो हमारी कौन सी डी क्यू कहलाएगी, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहलाएगी। ऊपर अगर जो टर्म मैंने लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग कि डिलीशन एट बोथ एंड इंसर्शन एट वन एंड, वो कौन सी डी क्यू बन जाएगी, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू कहलाएगी भाई हमारी। ठीक है, क्या कहलाएगी, इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हमने। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं भाई, what can be said about the array representation of a circular cube when it contain only one element। यदि किसी सर्कुलर क्यू में, यदि किसी सर्कुलर क्यू में ओनली वन एलिमेंट है, वन एलिमेंट है भाई, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रंट और रियर के केस में। ठीक है, कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू नल, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू नल। ये तो भैया हम उस केस में कर सकते हैं जब हमारी क्यू क्या हो, एम्प्टी हो, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। नल का मतलब क्या होता है, वो एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर आपका एक ही एलिमेंट है, मतलब फ्रंट वाला एलिमेंट भी वही है, रियर वाला एलिमेंट भी वही है। तो यहाँ पर क्या कैसे लिखोगे आप, फ्रंट इज इक्वल टू रियर। लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अगर आगे से देखोगे तब भी यही एलिमेंट है, पीछे से देखोगे तब भी एलिमेंट है, इसका मतलब फ्रंट भी यही है और आपका रियर भी यही है। तो यदि कोई सर्कुलर क्यूब में ओनली वन एलिमेंट है, देन यू विल रिप्रेजेंट लाइक दिस, फ्रंट इज इक्वल टू रियर, कि फ्रंट और रियर एक ही होगा, वो सिंगल एलिमेंट ही फ्रंट है और वही सिंगल एलिमेंट ही आपका रियर कहलाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं क्यू सर्व्स अ मेजर रोल इन, किस क्यू है मेजर रोल किस में सर्व करती है, तो क्यू किस में यूज करती है, सिमुलेशन ऑफ द लिंक्ड रिसोर्स एलोकेशन। सिमुलेशन पहले बता चुके हैं भाई, सिमुलेशन में यूज करते हैं, सिमुलेशन ऑफ लिंक्ड रिसोर्स एलोकेशन में। ठीक है, इसके अंदर यूज करते हैं किसका, हमारा भाई क्यू की बात कर रहे हैं। Q serves a major role in simulation of linked resource allocation. Next कह रहे हैं which are the special list of some data element linked to one another। कौन सी आपकी लिस्ट होती है जो लिंक्ड होती है एक दूसरे से, तो हमें पता है ये लिंक्ड लिस्ट होती है, नाम से पता चल रहा है लिंक्ड लिस्ट। क्यों लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं, एक ऐसी लिस्ट जो अपने नेक्स्ट सक्सेसिव एलिमेंट के एड्रेस के साथ लिंक होती है। कि जो आपको पता है ना, लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट जो भी आप वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, नेक्स्ट में वो पॉइंटर जिसमें नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, उसका एड्रेस आपका होता है। ठीक है, तो आपकी लिंक लिस्ट दो पार्ट से मिली होती है। तो हमसे क्या पूछा गया है, एक ऐसी लिस्ट जो क्या करती है, कंटेन करती है आपका सम डाटा एलिमेंट और जो लिंक्ड टू वन अनदर, दैट इज लिंक्ड लिस्ट कहलाएगी हमारी। Each node in a linked list contain क्या क्या, ऑलरेडी मैंने बता दिया, इन्फो पार्ट प्लस पॉइंटर। ये तो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, जो भी आपका डेटा है, ये आपका पॉइंटर वाला पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट सक्सेसिव एलिमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, तो आपकी लिंक लिस्ट
दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। कैसे आएगा ऑप्शन में, एक में लिखा रहेगा इन्फो पार्ट और दूसरे में आपको में लिखा रहेगा क्या, पॉइंटर। तो आपको क्या कहना है, बोथ इन्फो पार्ट एंड पॉइंटर से मिलकर आपकी लिंक लिस्ट बनी होती है। इन्फो पार्ट प्लस पॉइंटर, ए और बी दोनों से मिलकर। नेक्स्ट आपका क्या कहलाएगा, इन विच टाइप ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रिंग वन कैन इजीली इंसर्ट, डिलीट, कॉन्कैटिनेट एंड रीअरेंज आपकी सब स्ट्रिंग्स। किसकी हेल्प से आप फटाफट कर सकते हो, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। इन विच टाइप ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर आप वन कैन इजीली इंसर्ट या डिलीट या कॉन्कैटिनेट या रीअरेंज, किसमें ज्यादा इजीली हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा लिंक्ड लिस्ट स्टोरेज के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, लिंक्ड लिस्ट स्टोरेज के अंदर इंसर्शन, डिलीशन, रीअरेंजमेंट और आपका कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन होता है दो लिस्ट को मर्ज करना, कॉन्कैटिनेट करना ऐड करके, ठीक है, दो लिस्ट को एक उसके बाद दूसरी को उसके साथ क्या कर देना, अटैच कर देना, वो कॉन्कैटिनेट वाला आपका क्या कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है। तो लिंक्ड लिस्ट स्टोरेज की हेल्प से ये सारे काम इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट है द लिस्ट विद नो नोड ऑन इट इज कॉल्ड द, उसको हम क्या कहेंगे, कोई लिस्ट जिसके अंदर कोई भी नोड नहीं है, ऐसी लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई भी नोड नहीं है। देखो भाई इस पूरे पार्ट को हम नोड बोलते हैं, जिसके अंदर इन्फो प्लस पॉइंटर से मिलकर एक नोड बनती है, ठीक है। तो यदि किसी लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, कोई भी आपकी वैल्यूज नहीं है, कोई इन्फो पार्ट प्लस इन्फो और आपको पॉइंटर नहीं है, तो यदि कोई लिस्ट विद हैव नो नोड, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम दो नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम उसको एम्प्टी लिस्ट कह सकते हैं, वो भी नाम करेक्ट होगा, या हम उसको नल लिस्ट कह सकते हैं। दोनों नाम उस लिस्ट के लिए यूज करते हैं, हैव नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो क्या कहलाएगी, एम्प्टी लिस्ट या फिर नल लिस्ट। नेक्स्ट है भी आपका विच आर वाइडली यूज टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट पॉलिनोमियल्स। किसका यूज किया जाता है ज्यादातर टू रिप्रेजेंट करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए पॉलिनोमियल्स को। तो लिंक्ड लिस्ट का यूज किया जाता है भाई कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, लिंक्ड लिस्ट का। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द लिंक्ड लिस्ट। तो इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग या ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है, किसी भी लिंक्ड लिस्ट में हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। तो तीनों ऑपरेशन हम क्या करते हैं, लिंक्ड लिस्ट के ऊपर लगाते हैं, इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग। तो ये आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इन लीनियर लिंक्ड लिस्ट वी कैन नॉट एक्सेस द, इन लीनियर लिंक्ड लिस्ट की अगर हम बात करें उसके अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। इन लीनियर लिंक्ड लिस्ट पूछा है हमसे भी, इन लीनियर लिंक्ड लिस्ट हम कौन सा टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या दिया है, सक्सेसियर का नोड, कि हम नोड का सक्सेसियर का पता नहीं लगा सकते, डेटा ऑफ द करंट नोड, जो नोड पे आप हो उसके करंट डाटा का आपको पता नहीं होगा कि उसमें कौन सा डाटा सेव है, एड्रेस ऑफ द करंट नोड, जिस आप करंट नोड के एड्रेस का पता नहीं लगा सकते, या प्रीडिसेयर ऑफ द नोड में। तो याद रखना भी लीनियर लिस्ट में प्रीडिसेयर ऑफ नोड का पता नहीं लगाया जा सकता। मैंने अभी यहाँ बताया अगर कोई लीनियर लिंक्ड लिस्ट होगी तो उसके अंदर एक तो होता है आपका इन्फो वाला पार्ट इंफॉर्मेशन, दूसरा आपका होता है पॉइंटर जिसके अंदर सक्सेसियर का नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। किसका, सक्सेसियर के एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो लेकिन इससे पहले कौन सा एलिमेंट आया था उसका प्रीडिसेयर, मतलब इस इन्फो से पहले कौन सी इंफॉर्मेशन थी उसका एड्रेस हमारे पास नहीं होता, ठीक है। तो लीनियर लिंक्ड लिस्ट की ड्रॉबैक क्या है कि इसके पास प्रीवियस डेटा का एड्रेस नहीं होता, नेक्स्ट कौन आएगा उसका एड्रेस होता है, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है उसका एड्रेस होता है, ये कौन सी पोजीशन पे इंफॉर्मेशन उसका एड्रेस होता है, लेकिन इससे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन थी उसका एड्रेस नहीं होता है। तो ये ड्रॉबैक हो जाएगी किसकी, हमारी लीनियर लिंक्ड लिस्ट की भाई। उसके बाद है इन ए सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन ऑफ द रिकॉर्ड इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ द। यदि सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की बात करें, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट के लास्ट वाले का किसके साथ अटैच हो, फर्स्ट वाले के साथ, कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो जाके अटैच हो जाए फर्स्ट के साथ, ठीक है, वो क्या बन जाती है, सर्कुलर। अब फर्स्ट के पास किसका लास्ट होता है, एक सर्कुलर जो लिंक्ड लिस्ट होती है आपकी, कि वरना लीनियर लिंक्ड लिस्ट में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाली जो हमारी नोड होती है उसके अंदर
नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या कर देते हैं, नल रख देते हैं, इससे आगे कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या करते हैं, जो लास्ट नोड है उसके पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस रखेंगे वो फर्स्ट वाले का रख देंगे, उसको नल रखने के बजाय फर्स्ट एड्रेस रख देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी भाई हमारी। तो वहां पर क्या होता है, अ रिकॉर्ड इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन, यदि किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप इंसर्ट करते हो किसी रिकॉर्ड को, तो इट इन्वॉल्व क्या करेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ वन पॉइंटर, टू पॉइंटर, नो पॉइंटर, मल्टीपल पॉइंटर। तो क्या हो जाएगा, टू पॉइंटर के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, टू पॉइंटर के अंदर क्या करने पड़ेंगे भाई, चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यदि किसी सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर आप कोई एलिमेंट को इंसर्ट करते हो, किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हो, तो मॉडिफिकेशन किसमें होगा, टू पॉइंटर्स के अंदर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द फील्ड which each node of the doubly linked list, कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ द फील्ड कितने होंगे with each node of the doubly linked list के अंदर फील्ड पूछे भाई। डबली लिंक लिस्ट आपको पता ही है, डबली लिंक लिस्ट वो होती है जिसके अंदर प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होता है, नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होता है, और आपका करंट नोड का इंफॉर्मेशन पार्ट भी होता है। इसको हम डबली लिंक लिस्ट बोलते हैं कि प्रीवियस वाले का भी नोड किससे पहले कौन सा डाटा आया था, और नेक्स्ट वाले नोड का भी एड्रेस किससे नेक्स्ट कौन से आपका डाटा आएगा, ठीक है। तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या कह रहे हैं हमसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ द फील्ड व्हिच ईच नोड ऑफ डबली लिंक लिस्ट है, नंबर ऑफ द फील्ड कितने हो गए, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कि ईच नोड कितने फील्ड रखेगी, 3 फील्ड रखेगी, पहले वाले का एड्रेस, नेक्स्ट वाले का एड्रेस और करंट का आपका इंफॉर्मेशन वाला पार्ट में। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट, कौन सा डबली लिंक लिस्ट का एडवांटेज नहीं है, सिंपल है इंसर्शन डिलीशन, यस एडवांटेज है, इफिशिएंट है मेमोरी यूटिलाइजेशन की मेमोरी को इफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, ये भी इसका एडवांटेज है, बाय डायरेक्शन है कि आप आगे की तरफ और पीछे की तरफ आप इसका प्रेडिक्शन भी देख सकते हो, इसका सक्सेसिव भी देख सकते हो, तो बाय डायरेक्शनल होता है, तो बाय डायरेक्शनल भी होती है आपकी क्या, डबली लिंक लिस्ट। तो मोर मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट, ये इसका एडवांटेज नहीं है ना, डबली लिंक लिस्ट का पूछा है कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो इसमें लास्ट ऑप्शन दिया है कि डबली लिंक लिस्ट को रिक्वायर चाहिए मोर स्पेस, इसको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडवांटेज नहीं है भाई, कि मोर मेमोरी स्पेस रिक्वायरमेंट, ये हो जाएगा नो, इट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट में। नेक्स्ट क्या करें, ट्री क्या होता है भाई, ट्री, फिर आपको 3 ऑप्शन देखिए, ट्री क्या है, इट इज ए बाय पार्टिएड ग्राफ with n nodes containing n-1 edges is a connected graph या all of the above। तो यार हमने तीनों प्रॉपर्टी किसकी है, ट्री की प्रॉपर्टी ही है। yes tree is a bipartite आपका ग्राफ होता है, it is a connected ग्राफ होता है, और with n nodes, यदि नंबर ऑफ नोड्स n है तो नंबर ऑफ एजेस क्या हो जाएंगे, n-1। ट्री के अंदर यदि नंबर ऑफ एजेस कितनी है आपकी, n है, तो आप नंबर ऑफ नोड यदि आपकी n है तो नंबर ऑफ एजेस क्या हो जाएंगे, n-1, मतलब ये आपकी बेस मान ली, इसके 2 निकाल दिया, तो यदि 3 नोड हमने यहाँ पे कितने नोड हो गए, 1 2 3, एक आपकी रूट नोड, 2 आपकी लीफ नोड, 3 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो एजेस कितनी है, 1 और 2, सिर्फ 2 है, तो यदि n की वैल्यू 3 है तो एजेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 1 2, अब देख लो 1 और 2 ही तो है, ठीक है। तो ये ट्री क्या होता है कि यदि नंबर ऑफ नोड्स n है तो एजेस कितनी हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ ट्री, तो कहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर विद 1 to many रिलेशन इज, कह रहे हैं कौन सी लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर है जो 1 to many रिलेशनशिप में होती है, 1 से to many, तो ट्री ही है भाई हमारी, सीधी सी बात है, ये रूट 1 है, इससे फिर many, इसके 2 हो गए, इसके आगे फर्दर 2 या 3 हो गए, इसके आगे फर्दर 2 हो गए या 1 हो गया, इसके आगे फिर पार्ट हो गए, तो ये क्या होती है, 1 to many स्ट्रक्चर होती है, 1 to many स्ट्रक्चर होती है, कौन सी भाई, ट्री। ट्री क्या होती है भाई, 1 से many डाटा स्ट्रक्चर कहलाती है हमारी। नेक्स्ट क्या है भाई आपका, इन ए ट्री इफ ए नोड इज लिंक्ड टू 3 एजेस, यदि एक ट्री में एक नोड जुड़ी हुई है 3 एजेस से, देन द डिग्री ऑफ दैट नोड इज, मैं ऑलरेडी आपको जब मैंने डाटा स्ट्रक्चर में ट्री वाला पार्ट करवाया था, मैंने आपको डिग्री ऑफ नोड और डिग्री ऑफ ट्री दोनों चीजें करवाई थी भाई, ठीक है। डिग्री ऑफ नोड का मतलब होता है एक नोड से नंबर ऑफ एजेस कितनी निकल रही है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ नोड क्या
एज नहीं निकल रही है, तो यहाँ पे डिग्री की बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी 0। यदि मैं डिग्री ऑफ सी की बात करूं, डिग्री ऑफ नोड सी की बात करूं, तो सी के कितने पार्टीशन हो रहे हैं 2। कितनी एजेस निकल रही है सी से 1 और 2। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ए की, एक और होती, यहाँ पे मैं कुछ भी बना देती हूँ इसको कि यहाँ पे अगर मैं ए की बात करूं, डिग्री ऑफ नोड ए, तो ए से कितनी एजेस निकल रही है 1 2 3, तो डिग्री ऑफ ए इज 3। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर नोड की डिग्री पूछी तो आपको ये देखना है उस नोड में से कितनी एजेस निकल रही है, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे ए की डिग्री 3 होगी, सी की डिग्री 2 होगी, ई से कोई भी एज नहीं निकल रही आगे, फर्दर आगे की तरफ देखना, पीछे नहीं, ई से कोई भी आगे एज नहीं निकल रही, तो ई है एफ है, इनकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर डिग्री ऑफ, ये तो नोड की बात है, अगर डिग्री ऑफ ट्री पूछ लेना तो इस ट्री में जिस भी नोड की मैक्सिमम डिग्री होगी वही उस ट्री की डिग्री हो जाएगी। किसी भी नोड की, इनमें कितनी सारी नोड है, जिस भी नोड की मैक्सिमम डिग्री होगी आपकी वही उस ट्री की डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर ए की मैक्सिमम है कितनी 3, सिर्फ ए की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3। इसका मतलब डिग्री ऑफ दिस ट्री, पूरे की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, डिग्री ऑफ इस ट्री की अगर हम बात करें वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी नोड की जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो ट्री की भी डिग्री कहलाएगी। नेक्स्ट है भाई, यदि एक ट्री जिसमें एक नोड लिंक्ड है 3 एजेस से, 3 एजेस से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ दैट नोड क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। एक नोड से 3 एजेस निकल रहे हैं तो इसका मतलब उस नोड की डिग्री कितनी होगी 3 होगी। नेक्स्ट है अ फुल बाइनरी ट्री विद n लीव्स कंटेन, क्या करेगा, अगर एक फुल बाइनरी ट्री है भाई और उसके अंदर नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, ए फुल बाइनरी ट्री क्या कह रहे हैं हमसे, a full binary tree, ठीक है ना, a full binary tree with n leaves, उसमें नंबर ऑफ लीव्स कितनी है with n leaves। ठीक है, लीव्स आपको पता है ना, जिन नोड्स के आगे फर्दर चाइल्ड नहीं होते उनको लीव नोड बोलते हैं। तो यदि एक फुल बाइनरी ट्री है जिसमें n लीव्स हैं तो उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, कंटेन, वो उस ट्री के अंदर, उस पूरे ट्री के अंदर नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएगी भाई 2n-1 हो जाएगी, याद रखना 2n-1 नोड्स। यदि एक बाइनरी ट्री जिसके अंदर लीफ नोड n है तो उस ट्री के अंदर टोटल नोड कितनी हो जाएंगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ लीफ की बात है जो नीचे होगी जिनके आगे चाइल्ड नहीं होते, यदि उनकी संख्या n है तो उस पूरे ट्री में आपकी लीफ कितनी हो जाएंगी, उस पूरे ट्री में टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी 2n-1 हो जाएंगे भैया। ठीक है, 2n-1, जैसे हम यहाँ पे बात करें A B C D E और F। ठीक है, यहाँ पे लीफ नोड कितनी है, ये लास्ट वाले जिनके आगे चाइल्ड नहीं है ये आपकी लीफ नोड है, C D E और F, ये चारों आपकी लीफ नोड है। तो ये कितनी होगी 4 होगी। तो हमने क्या कहा था, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर लीफ नोड 4 है तो 2 into n करो, 2 into 4 -1, 4 दूनी 8 माइनस से कितनी होगी 7। इसका मतलब इस ट्री में पूरे मैक्सिमम नोड कितनी हो सकती है आपकी 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, देख लो लीफ यदि 4 है तो टोटल नोड कितनी हो जाएंगी 7। तो 7 ये तो फॉर्मूले से आया है, तो आपको ये आना चाहिए। आपसे वो दे सकता है लीफ की संख्या वो आपको दे देगा, आपसे पूछ लेगा इस बाइनरी ट्री में टोटल नोड्स कितनी होगी, तो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, 2n-1 नोड्स निकाल सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ लीव्स का पता हो तो। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं अ फुल बाइनरी ट्री विद n नॉन लीफ नोड, यदि ये तो है लीफ नोड, यदि ये n क्या होती नॉन लीफ नोड होती, नॉन लीव्स नोड होती, तब आपके इस ट्री के अंदर नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाती 2n+1 नोड्स भाई। इस फॉर्मूले को अपने माइंड में ऐसे बैठा लो भाई, अगर n लीफ नोड है तब तो टोटल नोड इतनी होंगे, यदि n नॉन लीफ नोड है मतलब वो ये वाली नोड नहीं है, नॉन लीफ में तो ऊपर वाली 1 और 2 कितनी होगी 1 2 3। इस ट्री की अगर मैं बात करूं इसमें लीफ नोड तो है C D E F, ये तो है लीफ नोड। अगर नॉन लीफ की बात करूं, नॉन लीव्स मतलब
जो आपकी एंड में नहीं है, मतलब जिनकी भी आपकी फर्दर चाइल्ड है वो आपकी नॉन लीफ कहलाती है। तो यहाँ पे वो कितनी है, 1 2 3 नॉन लीफ नोड इसमें कितनी है, 3। कौन कौन सी, ए बी और सी। फॉर्मूले से अगर हम निकालें 3 2 6 प्लस 1 तब भी कितना आंसर आया, 7। अगर आपको नॉन लीफ नोड पता है तब भी आप आंसर निकालोगे, तब भी टोटल नोड कितनी आ रही है, 7। अगर आपको लीफ नोड पता है तब अगर आपको फॉर्मूला पता है तब भी टोटल नोड कितनी आ रही है, 7। तो आंसर वेरी नहीं करेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में आपके नॉन लीफ लिखा हुआ है कि लीफ लिखा हुआ है। लीफ नोड दी हुई है तो ये फॉर्मूला लगाना है, नॉन लीफ नोड दी हुई है तो ये फॉर्मूला लगाना। दोनों से निकलेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकल जाएंगे भैया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ द डेप्थ h कितनी हो जाएगी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। यदि किसी बाइनरी ट्री की आपको हाइट दे दी गई है h, ठीक है, यहाँ पे लीफ नोड और नॉन लीफ नोड दी थी, दो फॉर्मूले आपके माइंड में हो गए। अब एक फॉर्मूला और है भाई, जब आपको हाइट दे दी गई है आपकी ट्री की, लेवल और हाइट ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ कि ट्री की हाइट और आपकी वो क्या होती है, लेवल क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकालने हैं किसी बाइनरी ट्री में यदि उसकी डेप्थ या हाइट आपको दे दी गई है h, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर h प्लस 1 और माइनस में 1। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री when h is the height or depth of the tree। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री जिसकी हाइट या डेप्थ क्या है, h है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर h प्लस 1 माइनस में 1। ये आपको याद रखना है, इसलिए आपको कैलकुलेट करके बताना रहेगा। आपको हाइट बता देंगे, इस ट्री की हाइट क्या है, इसमें मैक्सिमम नोड बताओ कितनी हो सकती है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं द मैक्सिमम लेवल ऑफ नोड्स ऑन द लेवल i ऑफ अ बाइनरी ट्री कितनी हो सकती है। यदि किसी ट्री में आपको लेवल बता दिया गया है कि लेवल i के ऊपर बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी, क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल i। यदि किसी लेवल i पर आपसे मैक्सिमम नोड के बारे में पूछ रहा है कि मैक्सिमम नोड कितनी होगी, तो हो जाएगा 2 की पावर i। लेवल पता है कि 0 लेवल पर, फिर 1 लेवल पर, 2 लेवल पर, 3 लेवल पर बताया था ना। जो रूट होता है वो हमेशा लेवल 0 पे होते हैं। रूट क्या होगा, जो सब पार्ट हो गए ये क्या होते हैं, लेवल 1 पे होते हैं। फिर इनके भी आगे फर्दर पार्ट हो गए, तो ये जो चाइल्ड होंगे ये कौन से लेवल पे होते हैं, लेवल 2 पे होते हैं। इस तरीके से लेवल बढ़ता जाता है, 0 1 2 3 4 जितना भी आपका ट्री की डेप्थ बढ़ती चली जाएगी, लेवल उनके बढ़ते जाएंगे। तो यदि आपको लेवल पता है कि किस लेवल पे आपसे पूछा गया है, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितनी हो सकती है, 2 की पावर i के बराबर में। ठीक है, अगर आप लेवल 1 की बात करते हो तो लेवल 1 का मतलब है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं, 2। तो तुम खुद ही देख लो, यहाँ पर बाइनरी ट्री में लेवल 1 पर मैक्सिमम नोड कितनी है, 1 और 2, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है एक ट्री के मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं। तो इस रूट के, ये आपकी रूट नोड थी, इसके मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, 2। तो इस लेवल पर कितने आए, मैक्सिमम 2 की नोड आई आपकी। तो लेवल 1 पर मैक्सिमम नोड कितनी हो सकती है, 2 भाई। अगर हम लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम नोड कितनी है, 4। हम फॉर्मूला लगा देखें, लेवल 2 पे 2 की पावर 2 का मतलब 4। तो इसका मतलब लेवल 2 पर आपको मैक्सिमम कितनी नोड हो सकती है, 4 की नोड हो सकती है। ऐसे कैलकुलेट करना होता है। तो इस चीज को अगर माइंड में बैठा लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल i कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 की पावर i से कैलकुलेट करोगे। 2 तो आपको पता ही क्या है, i पे आपको क्या पुट करना है, लेवल की वैल्यू पुट करनी है, जो भी लेवल आपको एग्जाम में दिया हो, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5, फिर 2 की पावर उतनी करते चले जाओगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं आपके सारे बाइनरी के। नेक्स्ट है आपका इन विच ट्रैवर्सिंग वी ट्रैवर्स द रूट एट लास्ट। कौन सी ट्रैवर्सिंग में आप रूट को सबसे लास्ट में ट्रैवर्स करते हो। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पोस्ट फिक्स के अंदर, पोस्ट फिक्स के अंदर सबसे पहले आपकी लेफ्ट, फिर राइट और लास्ट में क्या होती है, रूट नोड को ट्रैवर्स करते हैं। तो इन्होंने पूछा किस ट्रैवर्सिंग में वी ट्रैवर्स द रूट एट द लास्ट, तो पोस्ट फिक्स हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में रूट नोड को सबसे लास्ट में ट्रैवर्स करते हैं, सबसे लास्ट में रूट नोड पे जाते हैं। अब बैलेंस ऑर्डर m
n multi-way search tree in which each known root node contain at least how many keys is called a B tree of order n. B tree binary tree of order n किसको कहेंगे कि आपकी ईच हर एक नॉन रूट नोड मतलब रूट नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन रूट नोड है कंटेन करेंगे एटलीस्ट कितनी कीज. इसका भी फॉर्मूला याद रखो n माइनस में 1 पावर 2 ये फॉर्मूला है. ठीक है कि एक बैलेंस्ड ऑर्डर n मल्टीवे सर्च ट्री in which each known root node contain at least n minus 1 divided by 2 key is called a B tree of order n. क्या बन जाएगा B tree of order n. नेक्स्ट क्या है आपका a graph is a collection of. ऑलरेडी हमने ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ा था. ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ. ग्राफ किसका कलेक्शन होता है भैया आपका वर्टिसेस एंड एजेस का. हमसे पूछा गया एक ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ किसका वर्टिसेस और एजेस का भी. नेक्स्ट है ग्राफ जी इज कॉल्ड इफ इट इज ए कनेक्टेड साइक्लिक ग्राफ. एक ग्राफ को क्या कहेंगे इफ इट इज ए कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. एक ग्राफ जो क्या है कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. कनेक्टेड है कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को हम क्या नाम देंगे भाई ट्री कहेंगे. याद रखना. अब कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज नोन एज ट्री. नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरे. कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरे मिडिल इंडेक्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है बाइनरी ट्री में हम पता है ना हर बार हमें मिडिल वाला एक्सेस करना होता है. तो मिडिल इंडेक्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट इंडेक्स है स्टार्ट और जो स्टॉप है डिवाइड बाय 2. स्टार्ट इंडेक्स प्लस में स्टॉप वाला जहां पे एंड हो रहा है एंड इंडेक्स डिवाइड बाय 2 से किसकी वैल्यू निकल जाती है मिडिल वाले की इंडेक्स वैल्यू निकल जाती है. मिडिल इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस स्टॉप डिवाइड बाय 2. ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा. नेक्स्ट है a vertex of a graph is called odd or even depending on whether. यदि कोई भी वर्टेक्स है वो ओड है या इवन है वो किस पे डिपेंड करेगा. सीधी सी बात है किसी भी वर्टेक्स से जो आपकी एजेस निकल रही है वो संख्या में ओड है या इवन उसके हिसाब से वर्टेक्स को ओड या इवन कहेंगे. यहाँ पर जैसे ये था ठीक है इससे आपके 2 निकल रहे हैं यहाँ पर ये ऐसे 3 निकल रहे हैं. तो यहाँ पर इस वर्टेक्स के जो आपकी एजेस निकल रही है कितनी है 2. ये क्या हो जाएगा इवन वर्टेक्स हो जाएगा. ए बी और सी का नाम दे. तो यहाँ पे जो वर्टेक्स सी है वो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा. इस वर्टेक्स से 1 2 3 निकल रहे हैं तो बी वर्टेक्स क्या हो जाएगा बी वर्टेक्स आपका हो जाएगा ओड हो जाएगा भाई. ठीक है बी वर्टेक्स से जो नंबर ऑफ एजेस निकल रही है 3 है तो वो तो आपका क्या हो जाएगा ओड. यहाँ पर आपकी 2 निकल रही है इवन नंबर में निकल रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका इवन. तो आपसे पूछा गया था किसी वर्टेक्स को ग्राफ में ओड या इवन कब कहेंगे जब उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग कि उस वर्टेक्स से जो डिग्री है वो इवन है या ओड है. मतलब उससे जो नंबर ऑफ एजेस निकल रही है वो इवन है या फिर ओड है उसके अकॉर्डिंग हम वर्टेक्स को भी इवन या ओड कहेंगे. उसके बाद आपसे कहा गया है भाई the number of the region of a connected planar graph with n vertices and e edges क्या हो जाएगा. नंबर ऑफ रीजन कैसे कैलकुलेट करोगे. यदि एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ के अंदर आपको ये पता है कि वर्टेक्स तो कितने हैं वर्टेक्सेस तो n है और एजेस आपके किससे डिनोट कर रहे हैं e से डिनोट कर रहे हैं. तो नंबर ऑफ रीजन अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे भाई e माइनस n प्लस 2. ये फॉर्मूला याद करो. अगर आप नंबर ऑफ रीजन निकालने हैं एरिया कौन कौन से कवर है कितने एरिया कवर हो रहे हैं तो यदि आपका n तो वर्टेक्स है n किसको डिनोट कर रहा है वर्टिसेस को e डिनोट कर रहा है एजेस को तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रीजन निकालने का e माइनस n प्लस 2 भाई e माइनस n प्लस 2. नेक्स्ट है प्लेनर ग्राफ विद मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस है. कोई भी प्लेनर ग्राफ विद मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस उसमें कितनी एजेस और कितने वर्टेक्स होंगे भाई 10 एजेस 5 वर्टेक्स. क्या होंगे 10 एजेस होंगे और 5 वर्टेक्स होंगे. प्लेनर ग्राफ में बात करें नंबर ऑफ क्या कह रहे हैं इन ए प्लेनर ग्राफ विद मिनिमम नंबर ऑफ द वर्टिसेस हैव 10 एजेस
एंड 5 वर्टिसेस। ठीक है, ये क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ द वर्टिसेस अ प्लेनर ग्राफ है। प्लेनर ग्राफ के अंदर में तो ये आपको याद करना है, प्लेनर ग्राफ में विद मिनिमम नंबर ऑफ द वर्टिसेस क्या हो जाएगा, 10 एजेस एंड 5 वर्टिसेस हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k if the degree of the vertex is k, यदि जो डिग्री ऑफ द वर्टेक्स कि v वर्टेक्स की यदि डिग्री k है, मतलब उससे नंबर ऑफ द एजेस कितनी निकल रही है, k निकल रही है। फॉर एवरी वर्टेक्स v ऑफ द ग्राफ g, देन g इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, k रेगुलर ग्राफ की हर एक वर्टेक्स से यदि k आपकी क्या निकल रही है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k if the degree of the vertex dv is equal to k for every vertex v of the graph, then g is called the k regular graph। कि हर एक वर्टेक्स से यदि जो नंबर ऑफ एजेस निकल रही है वो k है, तो उसको क्या कहेंगे, k रेगुलर ग्राफ कहेंगे। कि हर एक से जो निकल रहा है वो सेम है नंबर ऑफ एजेस, हर वर्टेक्स से जो नंबर ऑफ एजेस निकल रहे हैं यदि वो सेम है और k नंबर में, k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो उसका नाम आप क्या दे दोगे, k रेगुलर ग्राफ दे दोगे। हर एक से 4 निकल रहा है तो 4 रेगुलर ग्राफ दे दोगे, हर एक से 3 एजेस निकल रहे हैं तो 3 रेगुलर ग्राफ दे दोगे, हर एक से 2 एजेस निकल रहे हैं तो 2 रेगुलर ग्राफ दे दोगे। तो k का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, k का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, लेकिन हर एक वर्टेक्स से सेम नंबर में निकलेगा, तो वो सेम नंबर आपने k से रिप्रेजेंट कर दिया, तो उस ग्राफ को क्या कहोगे, k रेगुलर ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ द एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ। टोटल नंबर ऑफ द एजेस अगर आपको निकालनी है कंप्लीट ग्राफ में एंड वर्टिसेस को ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूं, उसका फॉर्मूला क्या था, n into n minus 1 डिवाइड बाय 2 है। किसी भी कंप्लीट ग्राफ के अंदर आपको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ द एजेस। ये क्या निकालना फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालने का फॉर्मूला है भाई आपका, n into n minus 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा दैट बाइनरी सर्च यूजेस बट द लीनियर सर्च इग्नोर्स। किस चीज को बाइनरी सर्च को कंसीडर करती है लेकिन लीनियर सर्च नहीं करती हुई। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लीनियर सर्च के अंदर किसी भी डेटा का शॉर्ट फॉर्म में होना, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, लेकिन बाइनरी सर्च करने के लिए आपके डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में होना, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी होता है भैया आपका। तो ये क्या कह रहे हैं कि किस कैरेक्टरिस्टिक्स को लीनियर सर्च तो इग्नोर करती है बट आपकी बाइनरी सर्च कंसीडर करती है, तो वो क्या है, एलिमेंट्स आर अरेंज और नोट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो किसको, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट आपके प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं है, वो ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग कौन सा भी होता है वो जैसा भी आपको स्पेसिफाई किया वो मैटर नहीं करता, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट को कौन कंसीडर करता है, बाइनरी सर्च, और कौन इग्नोर करता है, लीनियर सर्च, उसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि लीनियर सर्च में 1 बाय 1 करके होना है, तो वहां पे फर्क नहीं पड़ता कौन पहले छोटा है बड़ा किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं अ शॉर्ट व्हिच इटरेटिवली पासेस थ्रू द लिस्ट टू एक्सचेंज द फर्स्ट एलिमेंट विद एनी एलिमेंट लेस देन एंड रिपीट विद ए न्यू एलिमेंट, वो हमारा क्या कहलाता है भाई। ऑलरेडी इन चीजों पे ये आपके सारे जो भी शॉर्टिंग है ना उनकी डेफिनेशन दे दी गई है, तो ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्टिंग है जो लीनियर सर्च की 2 और आपकी शॉर्टिंग की 4 है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, बाइनरी शॉर्ट, क्विक शॉर्ट वगैरह। तो इनकी सारी की डेफिनेशन चीज देख लेना, ये डेफिनेशन दी हुई है किसकी, इंसर्शन शॉर्ट की भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द वे ए कार्ड गेम प्लेयर अरेंज हिज कार्ड एज ही पिक अप 1 by 1 इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सी शॉर्टिंग का एग्जांपल है। तो याद रखना कि जो कार्ड का गेम खेलते हैं और क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है उसके कार्ड को, पिक देम अप 1 by 1, वो कौन सी शॉर्टिंग कहलाएगी, वो भी हमारा इंसर्शन शॉर्ट कहलाएगा। ठीक है, कार्ड का गेम खेलते हुए एक पर्सन कार्ड्स को अरेंज कर रहा है 1 by 1 करके, तो वो हमारा कौन सा शॉर्ट कहलाएगा, इंसर्शन शॉर्ट कहलाएगा। शॉर्ट का मतलब अरेंजमेंट होता है। उसके बाद क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम में हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, ऑलरेडी बताया था, क्विक शॉर्ट के अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं भाई, आपका डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, डिवाइड एंड ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं कि विच डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम, तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, QUER। ठीक है, इस मेथड का यूज करते हैं, इसको इस नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कौन सा है, क्विक शॉर्ट
एल्गोरिथम को, ठीक है। डिवाइड करो और फिर उसको डिवाइड करके मेथड कहलाता है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। इस डिजाइन टेक्निक को यूज करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू सॉर्ट एन इंटीजर इन द रेंज ऑफ 1 माइनस में n का स्क्वायर एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n). टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है O(n), तो वो कौन सी होती है भाई, रेडिक्स सॉर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रेडिक्स सॉर्ट। ये ऑलरेडी है ना, इस उसको देख लेना जो मैंने आपको पूरी टेबल बनवाई थी, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, किसकी डेफिनेशन क्या है, आपकी इंसर्शन सॉर्ट कैसे करते हैं या फिर डिलीशन, इन सब की जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी करवाई है वो भी, एवरेज केस, वर्स्ट केस और आपकी इनकी डेफिनेशन भी, वो वहां से एक बार क्लियर कर लेना, दोबारा से गो थ्रू जाना एक बार। उसके बाद कह रहे हैं व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एलिमेंट within the list of element in and sorted in the order or randomly। सीधी सी बात है, अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना क्या कहा जाता है, सर्चिंग की प्रोसेस। शॉर्ट करना मतलब अरेंजमेंट है, सर्च का मतलब किसी एलिमेंट को ढूंढना। तो इन्होंने पूछा है विच इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट को फाइंड करना क्या कहलाएगा, सर्चिंग कहलाएगा। बस ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सर्चिंग की डेफिनेशन पूछ ली गई है कि किसी एलिमेंट को ढूंढना किस नाम से जाना जाएगा डाटा स्ट्रक्चर में, सर्चिंग के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च एल्गोरिथम की बताओ। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं n, ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च पूछी है तो O(n) हो जाएगा, बिग O(n). ये तो आपका इसके लिए डिनोट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने के लिए। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च क्या हो जाएगी, O(n) हो जाएगी, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है। उसके बाद पूछा है टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च एन एलिमेंट इन द लिंक्ड लिस्ट ऑफ लेंथ L। यदि कोई लिंक लिस्ट है जिसकी लेंथ L है, वहां पर भी टाइम कितना चाहिएगा टू सर्च एन एलिमेंट, वहां पर भी सेम है, O की पावर n हो जाएगा, ठीक है। आपका लीनियर सर्च एल्गोरिथम में तब भी, या लिंक्ड लिस्ट, वो भी क्या होता है, लीनियर सर्च, लीनियर आपकी क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है। लिंक्ड लिस्ट भी क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। नीचे वाले में इसने कह दिया कि यदि किसी एलिमेंट को आपको लिंक्ड लिस्ट में सर्च करना है तो वहां पर टाइम कितना चाहिएगा, वहां पर भी टाइम हमारा सेम O(n) चाहिएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्च टेक्निक सर्चेस द गिवन आइटम इन द मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट। किस सर्चिंग टेक्निक के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कम से कम मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट में आपके फाइंड आउट हो जाते हैं। तो बाइनरी सर्च में, क्यों बाइनरी सर्च में हर बार क्या होता है, लिस्ट आपकी हाफ हो जाती है। आप मिड एलिमेंट निकालते हो, उसके साथ कंपेयर करते हैं। यदि हमारा एलिमेंट छोटा है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ में सर्च करते हैं। यदि हमारा एलिमेंट बड़ा है तो हम सेकंड हाफ में सर्च करते हैं। फिर अगेन उस लिस्ट का हाफ करते हैं, फिर हमारे एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं उस हाफ एलिमेंट को। हमारा एलिमेंट छोटा है तो फर्स्ट हाफ में, यदि बड़ा है तो फिर सेकंड हाफ में। इस तरीके से क्या है, लीनियर सर्च में लिस्ट बहुत कम नंबर क्या होती है, आपको कंपेरिजन करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू दूसरी आपकी जो सर्चिंग टेक्निक होती है। तो कह रहे हैं विच टेक्निक सर्चेस द गिवन आइटम इन द मिनिमम पॉसिबल रिक्वायरमेंट, वो हमारा हो जाएगा आपका बाइनरी सर्च में। उसके बाद कह रहे हैं द एवरेज नंबर ऑफ द की कंपैरिजन डन इन द सक्सेसफुल सीक्वेंशियल सर्च इन अ लिस्ट ऑफ द लेंथ L। क्या कह रहे हैं, एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन पूछ रहे हैं, किसमें, सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च क्या होती है, लीनियर सर्च का ही दूसरा नाम था, मैंने आपको लिखवाया था कि लीनियर सर्च इज आल्सो नोन एज सीक्वेंशियल सर्च। तो सीक्वेंशियल सर्च में एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने करने पड़ेंगे, यदि लिस्ट की लेंथ कितनी है n, तो हम क्या मान के चलते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 2 कि एवरेज नंबर इतने हमें कंपैरिजन करने पड़ेंगे हमारे एलिमेंट को सर्च करने के, कितने, n+1 डिवाइड बाय 2। बेस्ट सर्च तो वही है कि आपने कंपेयर किया, पहले एलिमेंट आपको अपना मिल गया, लेकिन एवरेज नंबर ऑफ अगर आप बात करें तो n+1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है भाई, द ऑर्डर ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज क्या होता है आपका, द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, वो हो जाएगा log n। द ऑर्डर ऑफ बाइनरी सर्च, क्या आंसर आ जाएगा, log n हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। उसके अलावा भाई कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 70+ के आसपास क्वेश्चंस हमारे हो गए अभी, और जो क्वेश्चंस बनते देख रहे थे मेन अगर जो हमारा इसमें कवर नहीं हुए। ये चीज जो हमें कराई चुकी है आपको, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर। लीनियर में आपके एरे लिंक लिस्ट आ जाता है, नॉन लीनियर में आपका ट्री और ग्राफ आ जाता है भाई। विच डाटा स्ट्रक्चर स्टोर्स द होमोजेनियस डाटा एलिमेंट, कौन सी डाटा स्ट्रक्चर होमोजेनियस मतलब सिमिलर आइटम्स को स्टोर करती है, वो क्या हो जाएगी भाई, एरे। एरे स्टोर द होमोजेनियस डाटा एलिमेंट। उसके बाद कह रहे हैं द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड द बेस एड्रेस।
कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो मेमोरी एड्रेस रहता है वो किस नाम से जाना जाता है भाई, उसको हम बेस एड्रेस कहते हैं भाई। यहाँ से हमारे लिए स्टार्ट हुई सबसे पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है ये, इसका मतलब वो बेस है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऐड करके नेक्स्ट के एलिमेंट को के एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है वो किस नाम से जाना जाता है, बेस एड्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज नोन एज बेस एड्रेस। Which of the following data structure are index structure? Index मैंने बताया था इंडेक्स वैल्यू होती है। इंडेक्स स्ट्रक्चर कौन सी होती है आपकी? Which of the following data structure is the index structure? वो क्या हो जाएगी हमारी एरे में, लीनियर एरे। लीनियर एरेज आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर कहला रहे हैं। इंडेक्स का मतलब आप लोगों के साथ जैसे इंडेक्स हमने कहां स्टार्ट किया, जीरो से। A0 A1 A2 A3 क्या है आपके एरेज की वैल्यू हो जाएंगी कि जीरो से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपके वो उनके अंदर प्लेस किए जाएंगे। तो लीनियर एरे हमारी इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर कहलाती है भाई। उसके अलावा क्या है, विच डाटा स्ट्रक्चर स्टोर द नॉन होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस डाटा एलिमेंट। कौन सी डाटा स्ट्रक्चर हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरह के एलिमेंट या नॉन होमोजेनियस भी कह सकते हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर कौन सी कहलाएगी आपकी, रिकॉर्ड वेरिएबल और पॉइंटर कहलाएंगे हमारे क्या, नॉन होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस डाटा एलिमेंट में। सिचुएशन व्हेन अ लिंक लिस्ट इज स्टार्ट इज इक्वल टू नल, वो सिचुएशन कब क्या कहलाएगी जिसमें स्टार्ट की वैल्यू यदि नल दे दी गई है कि स्टार्ट इज इक्वल टू नल, मतलब पहला एलिमेंट क्या है, नल है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। तो वो हमारी कौन सी कंडीशन कहलाएगी, अंडर फ्लो कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अंडर फ्लो कहलाएगी। जब हमारे स्टार्ट की वैल्यू नल है इसका मतलब वो लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, तो वहां पे कंडीशन कौन सी अराइज हो जाएगी, अंडर फ्लो की कंडीशन अराइज हो जाएगी। व्हिच इज नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बताओ, दैट इज ट्री एंड ग्राफ में। उसके बाद लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कौन आ जाएंगे, स्टैक, क्यू, एरे, लिंक लिस्ट, चारों आपके इसमें आ जाएंगे, लीनियर में आ जाएंगे भाई आपके। उसके बाद कह रहे हैं एन एरे ऑफ कैरेक्टर किस नाम से जाना जाता है, कैरेक्टर्स का एरे, मतलब एक तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर जैसे ए है, बी है, बी सी डी, ये तो क्या कहलाते हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद एरे ऑफ कैरेक्टर किस नाम से जाना जाएगा, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे आपको नाम लिखना है तो नाम के अंदर कितने कैरेक्टर आ गए, मेरा नाम है जैसे ऋतु लिखना है मुझे, तो मेरे नाम के अंदर कितने कैरेक्टर आ गए, 4 कैरेक्टर आ गए। तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स से क्या बनता है, उसको नाम देते हैं स्ट्रिंग भाई। जब आपको किसी का नाम लिखना है, कोई भी एड्रेस लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। तो एरे ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, एरे के अंदर वैल्यू कैसे पास की जाती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस से की जाती है। पुश और पॉप फंक्शंस या ऑपरेशंस किससे रिलेटेड है भाई, हमारे स्टैक से रिलेटेड है। पुश किसी डाटा को इंसर्ट करना, पॉप स्टैक में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना, ये दोनों ऑपरेशंस किससे रिलेटेड है, स्टैक से रिलेटेड है। ट्री क्या कहलाती है, ट्री इज ए हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर कहलाती है। आपसे पूछे जाए ना व्हिच इज ए हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर, और 4 ऑप्शन दे दी जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर कौन सी कहलाएगी भाई, ट्री। क्यों, पहले ऊपर पेरेंट नोड, फिर उनके चाइल्ड नोड, फिर उसके आगे ऊपर चाइल्ड नोड, फिर उनकी ट्री, लीफ नोड। तो ट्री क्या होती है, हायरार्किकल ऑर्डर में होती है। ठीक है, पेरेंट्स, फिर उनके सब, फिर उनके चिल्ड्रन, फिर उनके आगे नीचे चिल्ड्रन, फिर इस तरीके से एक हायरार्की बन जाती है हमारी। हीप डाटा स्ट्रक्चर इज यूजुअली यूज्ड टू इंप्लीमेंट। हीप डाटा स्ट्रक्चर का यूज किसके लिए करते हैं, प्रायोरिटी क्यू के लिए। हीप डाटा स्ट्रक्चर नॉर्मली किसमें यूज किया जाता है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर। प्रायोरिटी क्यू के अंदर भाई यूज करते हैं हीप डाटा स्ट्रक्चर का हमारा। ठीक है, हैश इज यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटिंग। हैश का यूज किसके लिए करते हैं, हैश भी क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है भाई आपकी। हैश फंक्शन, हैश टेबल पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो एक बार गो थ्रू जाना भी। हैश फंक्शन, हैश टेबल होती है आपकी। तो क्या पूछ रहे हैं, हैश डाटा स्ट्रक्चर किसके लिए यूज करते हैं भाई, डिक्शनरी के लिए। ठीक है, टू इंप्लीमेंट डिक्शनरी। हैश इज यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटिंग डिक्शनरी। हीप इज डाटा स्ट्रक्चर टू इंप्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू भाई। उसके बाद करें ग्राफ क्या होता है, जैसे ट्री तो क्या था हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर, ऐसे ग्राफ क्या होता है,
नेटवर्क डाटा स्ट्रक्चर। ट्री को तो नाम दे दिया हायरार्किकल और ग्राफ को नाम दे दोगे नेटवर्क्ड डाटा स्ट्रक्चर। पूछ लिया जाता है नेटवर्क डाटा स्ट्रक्चर के नाम से कौन जाना जाएगा, ग्राफ। हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर के नाम से कौन जाना जाएगा भाई, ट्री। ये नाम है, इनके दूसरे नाम कह सकते हो। ट्री का नाम है हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर, ग्राफ का नाम है नेटवर्क्ड डाटा स्ट्रक्चर भी हमारा, ठीक है। एंड एज कैन बी सीन, एज को कैसे समझ सकते हैं हम, एज क्या कह सकते हैं, एक पाथ कह सकते हैं और कम्युनिकेशन लिंक कह सकते हैं। एज इज नोन एज, एज का मतलब क्या है, वो रास्ता, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने तक का जो पाथ है, जो रास्ता है। तो एज को हम पाथ भी कह सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन का लिंक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेशन लिंक भी कह सकते हैं हमारा, ठीक है। लिंक लिस्ट में मेमोरी कब एलोकेट होती है, लिंक लिस्ट इज एलोकेटेड मेमोरी एट रन टाइम पे होती है। जो साइज ऑफ द एरे क्या होता है, मस्ट बी नोन, पता होना चाहिए हमें कि एरे का साइज में क्या हम कहते हैं, कंपाइल टाइम पे ऑलरेडी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। रन टाइम पे हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको ध्यान होना चाहिए। मैं उस टाइम पे बताया था कि हमारे एरे की क्या ड्रॉबैक होती थी, हमें पहले से साइज स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो कंपाइल टाइम पे एरे का साइज पता होना चाहिए, क्योंकि रन टाइम पे हम उसको क्या चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन लिंक लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पर उसकी मेमोरी में और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट इज एलोकेटेड मेमोरी एट, तो लिंक लिस्ट में जितनी मेमोरी चाहिए, जो भी स्पेस उसका, वो हम रन टाइम पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एरे में नहीं कर सकते। उसके बाद आपका क्या था भाई, प्री ऑर्डर इज नथिंग बट, कि प्री ऑर्डर कुछ नहीं है बट दूसरा नाम है किसका, डेप्थ फर्स्ट सर्च का। प्री ऑर्डर क्या कह रहे हैं, प्री ऑर्डर नथिंग बट क्या है कि प्री ऑर्डर आप सिंपली कह सकते हो, प्री ऑर्डर हम, प्री ऑर्डर इज नथिंग बट डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च है भैया हमारी, इसी का दूसरा नाम है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का दूसरा नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। उसके बाद कह रहे हैं आपका यू आर आस्क्ड टू शॉर्ट 15 नंबर्स, यदि आपको 15 नंबर्स को रैंडमली दिया गया है, यू शुड प्रीफर, आप कौन सी शॉर्टिंग का मेथड यूज करोगे। इफ यू आर आस्क्ड टू शॉर्ट 15 नंबर्स रैंडमली, यू शुड प्रीफर विच शॉर्टिंग मेथड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बबल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सटर्नल शॉर्टिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल शॉर्टिंग नीड्स ऑक्सिलरी स्टोरेज भी हमारी। उसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क ऑफ रीअरेंजिंग द लाइब्रेरी बुक्स इन ए शेल्फ इन द प्रॉपर ऑर्डर एट द एंड ऑफ द ईच डे, द आइडियल चॉइस कौन सी शॉर्टिंग मेथड रहेगा। यदि आप किसी लाइब्रेरी में हो और वहां पे एट द एंड ऑफ द डे, कि आप पूरा दिन के बाद जो भी बुक्स कहीं कहीं पे रखी हुई है आप उनको प्रॉपर एट द एंड ऑफ द डे रीअरेंज करना, तो कौन सा शॉर्टिंग का मेथड बेस्ट रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा भैया, आपका इंसर्शन शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसर्ट करना, चूज उठाना, इंसर्ट करना प्रॉपर प्लेस पे, इंसर्शन शॉर्ट। तो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को शॉर्ट करना एट द एंड ऑफ द ईच डे, दैट इज उसके लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी हो जाएगी, इंसर्शन शॉर्ट हमारा, ठीक है। तो वैसे तो नो एक और है द डेप्थ ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री विद एंड नोड्स, अगर आपको किसी बाइनरी ट्री की डेप्थ निकालनी है, किसके साथ, आपकी विद एंड नोड के साथ, तो वो क्या है, log n plus 1 minus 1, ये भी एक फॉर्मूला है भैया आपको, मैंने इससे पहले भी फॉर्मूला लिखवाया है, वो सारे नोट डाउन कर लेना है। ये फॉर्मूला है, यदि आपको डेप्थ पता है किसी कंप्लीट बाइनरी ट्री की जिसमें नंबर ऑफ नोड्स n है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, log n plus 1 minus 1, n plus 1 का पहले log निकालेंगे देन माइनस 1 कर देंगे, तो इससे डेप्थ क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री की। नोड्स पता है, डेप्थ नहीं पता, डेप्थ निकालेगा फॉर्मूला ये, ठीक है। जहां पे आपको डेप्थ पता थी, हाइट पता थी, वहां पे आप नंबर ऑफ नोड निकाल रहे थे, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ नोड पता है, आपको हाइट निकालने के लिए कहा गया है, तो क्या हो फॉर्मूला आपका ये log n plus 1 minus 1 से क्या निकलेगी, आपकी हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री निकलेगी, कंप्लीट बाइनरी ट्री निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मेन में तो जितने भी थे ना, हमें सारे क्वेश्चन हमारे 100 के आसपास, 100 प्लस हमारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे
सारे सारे रिवाइज कर लिए। एक बार आपने जो भी हमने क्या किया सब्जेक्टिव पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो वाला पार्ट और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इनसे एक बार गो थ्रू हो जाना, तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगी। किस क्वेश्चन आपके जो पार्ट हमने पढ़ा था वहां से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, तो आपको कैसे उनको आपके चैप्टर्स को जो आप रीड भी कर रहे हो, जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो, तो वहां से क्वेश्चन आपको कैसे निकालने, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपका डाटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाता है। इन तीनों वीडियो से आप इसको कवर करना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोई नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।